हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। जून के करंट अफेयर्स मंथ के अपलोड हो चुके हैं। अक्टूबर का पहला पार्ट कर दिया है। अब हम पीछे से चलेंगे, इसलिए अक्टूबर पहले कर दिया है। और अक्टूबर का पहला पार्ट करने के बाद ही देखिएगा इसको, तो आपका थोड़ा सा सीक्वेंस बना रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम चीजों को रिवाइज भी करेंगे बाद वाले में। ठीक है, तो अगर आप पहले वाला पहले देख लेंगे तो वो इजी रहेगा। देखिए, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपके करंट अफेयर्स होलिस्टिकली हो सके। कोई भी चीज यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लगेगी, तो वो मैं वहां पर शेयर करूंगी। आई नो, जब हम खुद अपना पढ़ रहे हो फिर टेलीग्राम में अलग से चीजें आने लगती हैं, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। आई नो दैट। लेकिन थोड़ा हमको देखते रहना पड़ेगा, कुछ टाइम निकाल कर, आधे घंटे दिन में या बीच में जब बोर हो तब एक बार खोल कर देख ले। ठीक है। और 12 सितंबर से मैंने फॉरवर्ड करना शुरू किया था करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को। ठीक है, तो उससे एक बार देख लीजिएगा। 12 सितंबर के बाद जो भी इमेजेस, जो भी कुछ कंटेंट इंपॉर्टेंट हो, वो अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा फिल्टर आउट करना पड़ेगा। जैसे आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये शेयर किया था। देखिए, तो इसको शेयर करने का पर्पस, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि किसने किसको एक्वायर किया, लेकिन इसको मैंने इसलिए शेयर किया है कि जोमेटो ने पेटीएम को खरीद लिया, क्योंकि पेटीएम से संबंधित बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था, अगर आप लोगों ने न्यूज फॉलो की। ठीक है, तो आरबीआई ने भी काफी सारा वार्निंग वगैरह दी थी, तो पेटीएम काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। और जब कोई भी चीज चर्चा में रहती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आपको कुछ रटना नहीं है, आपने इस इमेज को देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई, जोमेटो ने ले लिया, बस। ये एक सिंपल सी बात है जो आपको दोबारा रिवाइज भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ही में से कुछ लोगों ने इसमें कुछ थम्स डाउन कर दिया है, तो ये पर्पस था मेरा इसको शेयर करने का। अदरवाइज मुझे पता है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, भगवान की दया से कई बार दिया है और निकला भी है। उसके बाद ये है, जैसे अब कुछ फर्जी क्वेश्चंस हमको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देखो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपको सारे सोर्सेस में मिल जाएंगे, और जो भी ठीक ठाक पढ़ने वाला इंसान है वो उसको कवर कर रहा है। ठीक है, आपको लेकिन औरों से एक स्टेप आगे रहना है। कोई भी अगर ठीक ठाक पढ़ रहा है तो वो एक एवरेज मार्क्स लेकर आ जाएगा पेपर में, और उसको लगेगा उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, या फिर वो बीच में अधर में अटक रहा है। आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे ये इंश्योर करने के लिए, हाँ भाई पक्का हो गया है कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ फालतू क्वेश्चंस देते हैं, कुछ करंट अफेयर ऐसे डिटेल दे देंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये नहीं पूछा जाता है, ना पूछा जाए, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। अब ये जापानीज विमेन है, जैसे इस समय पर ये सबसे ज्यादा वृद्ध हो गई है, 116 साल की। अब इनमें हमें कुछ नहीं रटना, एक टोमिको इटुकू कर नाम है, एक बार इनकी इमेज देख ली तो अब हमको ये याद रहेंगी। अगर एग्जाम में वहां पर टिक करना है, टिक हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्रीलिम्स में एक चीज अच्छी है कि आपको वहां पर चीजों को रिकॉल कर टिक करना है। अब जैसे एक स्पेस स्टार्टअप है पिक्सल, इसको नासा का ऑर्डर मिला है, पहली प्राइवेट कंपनी है जिसको नासा का ऑर्डर मिला है। अगेन तो ये एग्जाम हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें एक बार पिक्सल देख लोगे तो वहां पर पिक्सल नाम अगर ऑप्शन में आएगा तो टिक हो जाएगा। कुछ चीजें हमको सिर्फ ध्यान से देखनी है, और ध्यान से देख लोगे, सुन लोगे, तो टिक करने में वहां पर आसानी हो जाएगी। देन उसके बाद ये ये हमने देख लिया है। फिर ये जो लेडी जस्टिस का है, इसको एक बार देख लीजिएगा टेलीग्राम में ही खोलकर। तो इसको रिसेंटली अनवील किया गया है, तो इनके हाथ में क्या क्या है वो सब देख लीजिएगा। राइट, उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया है, जो पुणे एयरपोर्ट है इसका नाम क्या कर दिया है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये जगत गुरु संत तुकाराम, तुकाराम का आपने नाम जरूर सुना होगा, तो पुणे एयरपोर्ट का नाम हो गया है। अगेन ये इमेजेस एक बार इसको ध्यान से पढ़ लिया तो हमारा वहां पर टिक हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको विश्वास करना पड़ेगा मेरी बात में, और अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो ये चीजों को थोड़ा जरूर देखते रहिएगा। उसके बाद देखिए, अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, ये है हमारे नोबेल प्राइजेस। ठीक है, अब इसको मैं आपको रटा दूंगी, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं नोबेल प्राइजेस का। जो ये नोबेल प्राइज है ये 1901 में शुरू हुए थे। ठीक है, तो जब 1901 में शुरू हुए तो ये किसमें किसमें दिए जाते थे, केमिस्ट्री में दिया जाता था, फिजिक्स में, मेडिसिन में, ये तीन हो गए। उसके बाद लिटरेचर, और उसके बाद पीस। ठीक है, तो ये 5 दिए जाते थे। इकोनॉमिक्स वाला 1969 से ऐड हुआ है। तो जब 1901 में दिए जाते थे तो कौन सा दिया जाता था, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, मेडिसिन थोड़ा बायो से रिलेट कर लो। उसके बाद क्या दिया जाता था, हमारा पीस और लिटरेचर। ठीक है, ये 5 दिए जाते थे। 1969 में इकोनॉमिक्स का ऐड हो गया। ठीक है, पहले भारतीय जिनको मिला था वो कौन थे, पहले भारतीय या फिर पहले एशियन व्यक्ति हमारे थे,
1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए मिला था अपनी किताब के लिए लिटरेचर की फील्ड में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए, देखो अब किसी भारतीय को तो मिला नहीं है, तो अब भारतीय अगर किसी वर्ष किसी भारतीय को मिला होता तो हमारे लिए थोड़ा सा भारतीयों की हिस्ट्री देखना ज्यादा रेलेवेंट हो जाता, राइट। अब हम इनके नाम रख लेते हैं क्योंकि इन लोगों के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब पहली बात मैं कई बार बता चुकी हूँ, प्रीलिम्स में पूरे पूरे नाम नहीं लर्न करने होते हैं, हमको प्रीलिम्स में वहां पर टिक करना है। ठीक है, तो मेडिसिन की जब बात आएगी तो मेडिसिन का किसको मिला, विक्टर और गैरी को। किसको मिला, मेडिसिन की फील्ड में हमको विक्ट्री की जरूरत है कि हम थोड़ा जीत सके, तो विक्टर और गैरी। ठीक है, फिजिक्स में होप और हिंटन, होप हिंटन को किसमें मिला, फिजिक्स में। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात करें तो सी से केमिस्ट्री और उसके बाद डी, तो डेविड डेमिस और फिर जॉन, डेविड डेमिस और जॉन, इन तीन लोगों को केमिस्ट्री में मिला है। ठीक है, अब ये लोग किस देश के हैं हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर नहीं लिखा है लेकिन अभी मैं बता दूंगी। लिटरेचर को किसको मिला है, हैन कैंग को मिला है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट सा नाम है हैन कैंग, तो ये लिटरेचर का हो गया। पीस, पीस यहां पर हमारे पास है नहीं है, नहीं है ना, तो नीहोन को नहीं है की तरह पढ़ो, नीहोन पीस नहीं है। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक्स, अब यहां पर भी डेविड डेमिस थे, यहां पर आ गए डेरोन। ठीक है, तो डेरोन नाम याद रखना, थोड़ा सा याद रखना, इकोनॉमिक्स वाले हैं डेरोन, डेरोन और सिमोन, डेरोन सिमोन थोड़ा सा राइमिंग है। ठीक है, और फिर जेम्स, डेरोन सिमोन और जेम्स, तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स का किसको मिला है, इकोनॉमिक्स का मिला है डेरोन, सिमोन और जेम्स, DSJ। ठीक है, ये हो गए हैं हमारे इकोनॉमिक्स के। एक बार देश देख लेते हैं, उसके बाद इनके रिसर्च एरियाज देख लेंगे। देखिए, तो स्टार्टिंग से करते हैं फिर से एक बार, मेडिसिन को किसको मिला है, विक्टर और गैरी को। ठीक है, तो एक यहाँ पर अच्छी और इजी चीज ये है कि दोनों लोग ही मेडिसिन वाले यूएसए के हैं, तो यूएसए के हैं विक्टर और गैरी दोनों लोग। ठीक है, तो ये इजी हो गया। फिर हम देखते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स का किसको मिला है, होप और हिंटन को। ठीक है, तो होप जो है वो यूएस के है, क्योंकि सबको सबसे ज्यादा होप कहां से है, यूएसए से। और उसके बाद हिंटन, हिंटन है हमारे ब्रिटिश कैनेडियन, कौन है, ब्रिटिश कैनेडियन। ठीक है, उसके बाद आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जब आएगा तो सारे ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर यूएस के ही है, तो केमिस्ट्री में फिर से कौन आ जाएंगे, एक तो डेविड हमारे यूएसए के हो जाएंगे और दूसरे हमारे ये जॉन जो है वो यूएस के हो जाएंगे, जो डेमिस है ये हो जाएंगे ब्रिटिश के। ठीक है, लिटरेचर के हैन कैंग नाम थोड़ा सा लग रहा है कि कोई साउथ कोरिया जापान टाइप का होगा, तो ये साउथ कोरियन। ठीक है, साउथ कोरियन राइटर है। उसके बाद पीस का जो ये निहोन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। तो पीस की बात सबसे ज्यादा, पीसफुल कौन सा देश है, जापान। बुढ़े लोग हैं, ज्यादा कोई लड़ाई वड़ाई करता नहीं है, तो जापान में के जो ये संस्था है निहोन या फिर नहीं है पीस। ठीक है, तो वो हमारा जापान हो गया, हमारा वहां पर टेक हो जाएगा। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के जो तीनों लोग हैं ये तीनों फिर से हमारे कहाँ के हो जाते हैं, यूएस के। ठीक है, तो मेडिसिन पूरा यूएस ले गया, इकोनॉमिक्स पूरा यूएस ले गया। ठीक है, लिटरेचर में साउथ कोरिया आ गया, पीस में जापान आ गया। उसके बाद फिजिक्स में जो होप है वो यूएस से है और जो हिंटन है वो ब्रिटिश कैनेडियन है। केमिस्ट्री में एक डेमिस जो है वो ब्रिटिश के हैं, बाकी डेविड और जॉन दोनों लोग यूएस के। ठीक है, तो एक बार कंट्रीज भी पूछ ली जाती हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको ये पक्का हो जाए। तो मेडिसिन में विक्टर और गैरी को मिला, दोनों लोग हमारे यूएस के हैं। उसके बाद यूएस के होने के बाद इन्होंने किया क्या है, डिस्कवरी माइक्रो आरएनए से संबंधित इन्होंने डिस्कवरी की है। ठीक है, फिजिक्स की बात आती है, होप और हिंटन आ जाते हैं। होप कहाँ के हैं, होप हमें यूएसए से है और हिंटन है ब्रिटिश कैनेडियन। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिस्कवरीज और इन्वेंशंस किए हैं जो एनेबल करेंगे मशीन लर्निंग को विद आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स। तो आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क से संबंधित फिजिक्स में कुछ काम हुआ है, ज्यादा हमको डिटेल में जाना नहीं है इसके। फिर आती है बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में एक डेविड है, एक डेमिस है और एक जॉन है। ठीक है, तो डेविड यूएस के हो गए, जॉन यूएस के हो गए, लेकिन ये जो डेमिस है, डेमिस कहाँ के हैं, ये ब्रिटिश के। ठीक है, इन्होंने केमिस्ट्री में प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन से संबंधित काम किया है। ठीक है, फिर आता है लिटरेचर, हैन कैंग, ये कहाँ की है, लिटरेचर की साउथ कोरिया, हैन कैंग साउथ कोरिया, हैन कैंग कहाँ की है, साउथ कोरिया की। ठीक है, अब इनको, इनका जो पोएटिक प्रोज है, हिस्टोरिकल ट्रॉमास और एक जो ह्यूमन लाइफ की जो
फ्रेजिलिटीज है यानी कि जो कमजोरियां हैं उनसे संबंधित इन्होंने कुछ काम किया है, कुल मिलाकर ट्रॉमा से संबंधित। तो ये हमारा लिटरेचर का हो गया। पीस नहीं है, निहोन जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन्होंने ये डेटरेंस से संबंधित काम किया, न्यूक्लियर वेपन्स फ्री की बात करी है, जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स से फ्री हो जाए हमारा वर्ल्ड। तो पीस की कोई बात करेगा तो ऑब्वियसली इसी तरीके की कोई बात करेगा। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के हैं डीएसजे, डेरन, साइमन और जेम्स, ठीक है। तो अब जे से भी यहाँ पर जॉन भी है, ठीक है, यहाँ पर जेम्स है, यहाँ पर डी से डेविड और डेमिस भी है। तो इसीलिए डीएसजे पर फोकस ना कर डैरन, साइमन और जेम्स पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करी है कि कैसे स्टडीज की है, कैसे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं और प्रोस्पेरिटी को अफेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट देख लेना कि कैसे होता है, ताकि वहां पर कुछ आ जाए तो टिक हो जाए। बाकी आई होप ये नाम आपको लर्न हो गए होंगे। अब आगे अगली चीज देख लेते हैं। देखिए फिर अगली एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्ट्रियल ट्रिप्स। जो मोदी जी जितनी भी फॉरेन ट्रिप्स पर गए वो, देखिए मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, इसको मैं कवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो वो हो गया होगा, वो भी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो अब मोदी जी ने 2014 में ओथ ली थी सबसे पहली बार, और तब से वो प्रधानमंत्री हैं लगातार, ठीक है, तीसरी बार अभी बन गए हैं लगातार। अब 2024 में इनकी जो विजिट्स हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए। आपने अलग अलग सबकी न्यूज पढ़ी होगी कि वहां जाके इन्होंने यूएई में ये किया। तो एक सीक्वेंस हो हमारे पास, तो हमें पहली बात तो कंफ्यूजन नहीं होगा और हम चीजों को बेटर तरीके से याद रख पाएंगे। एक बैप्स हिंदू मंदिर याद आया, जो पहला अपनी तरह का मंदिर है, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने अबू धाबी में जाकर किया था, ठीक है। तो ये यूएई की ट्रिप में गए थे फेब्रुवरी के महीने में, ठीक है। तो फेब्रुवरी के महीने में यूएई की ट्रिप पे गए, तो यूएई के बाजू में ही एक कतर, तो बोले वहां पर भी होते हुए चलते हैं। तो यूएई और कतर इन्होंने विजिट किया 13-14 के बाद, 14-15 फरवरी में, ठीक है। तो फरवरी में गए यूएई और कतर। फिर इनको लगा थोड़ा पड़ोस में घूम कर आते हैं, तो भूटान चले गए स्टेट विजिट पे, ठीक है। मार्च के महीने में भूटान गए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है हमारा, सिविलियन ऑनर है भूटान का, वो इनको मिला, ठीक है। तो ये जो भी इनको ऑनर्स मिले उसके लिए पहले कवर कर चुकी हूँ, उससे यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो रिसेंट मार्च में इनको ड्रैगन किंग का ऑनर कौन से देश की तरफ से मिला है? भूटान की तरफ से। फिर आता है इटली। इटली में आपको याद होगा, आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे, G7 समिट हुई, जहां की प्रमुख कौन है? जॉर्जिया मिलोनी। तो इसको भी हम काफी डिटेल से कवर कर चुके हैं। तो इटली के फसानो में गए थे 13-14 जून में 50वीं G7 समिट अटेंड करने, ठीक है। तो ये जून में चले गए इटली, ठीक है। मार्च में गए भूटान, जून में गए इटली, मतलब अप्रैल मई में कहीं नहीं गए, ठीक है। उसके बाद जुलाई आया, तो अब जब ये गए थे G7 समिट अटेंड करने, तो अब एक तरफ G7 समिट अटेंड कर रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉक जो है हमारा, उसकी तरफ गए। उसके बाद क्या किया? जून के बाद तुरंत जुलाई में चले गए मॉस्को, रशिया चले गए जुलाई में ऑफिशियल विजिट पर, ठीक है। यहां पर हुआ क्या? यहां पर इनको इनकी विजिट के दौरान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू जो अवार्ड है वहां का, रशिया का, वो दिया गया, ठीक है। तो ड्रैगन किंग भूटान ने दिया, और ये रशिया ने क्या दिया इनको? सेंट एंड्रयू का अवार्ड प्रेसिडेंट पुतिन ने दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ही ऑल्सो लेड अ डेथ एट टोम्ब ऑफ अननोन सोल्जर इन मॉस्को। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये हमने देख लिया। उसके बाद इन्होंने दो इंडियन कंसुलेट जो हैं वो कहां पर ओपन किए? कजान और येकाटेरिनबर्ग, ठीक है। तो ये नाम देख लेना बस, अगर आ जाए तो टिक हो जाना चाहिए। तो ये रशिया चले गए, G7 के बाद रशिया चले गए। उसके बाद जब रशिया गए तो रशिया बोले कि अब आए हैं अगर, तो यूरोप के जो आसपास है देश उसमें भी घूम लेते हैं। ऑस्ट्रिया चले गए, 9-10 में ऑफिशियल विजिट थी, ठीक है। तो यहाँ की ऑफिशियल विजिट में वहां के जो ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट है उनसे मिले, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया गए 9-10 जुलाई में, ठीक है। फिर चले गए पोलैंड, ये गए अगस्त में। पोलैंड कब गए? तो जुलाई में वो चला हमारा, फिर अगले महीने अगस्त में पोलैंड गए। यहाँ पर यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मिले, जब जाएंगे तो मिलना तो है ही, ठीक है। फिर बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है, बायलैटरल रिलेशनशिप्स कहीं पर भी मोदी जाएंगे तो कोई ना कोई तो समझौते होंगे ही, ठीक है। तो पोलैंड की हो गई। पोलैंड की विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पिछले कई वर्षों में ये सबसे पहली बार था जब भारत के प्रमुख वहां पर गए हैं, ठीक है। पोलैंड के बाद आ जाता है हमारा यूक्रेन। तो देखो पहले G7 गए, फिर रशिया गए, ठीक है। फिर रशिया की लड़ाई कैसे चल रही है? यूक्रेन। तो यहां पर गए जुलाई में, और फिर अगस्त में क्या बोले कि चलो यूक्रेन भी घूम कर आते हैं, तो फिर चले गए यूक्रेन। तो इंडिया का ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है
उसको आप जब पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीजों को, इंडिया की डिप्लोमेसी को समझ पाएंगे। फिलहाल हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो यहाँ पर जब यूक्रेन गए तो वहां के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिले जाकर, वहां पर नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन जो था उसको विजिट किया, गांधी जी को वहां पर जाकर, वहां पर जो कीव में उनका स्टैचू है उसको ट्रिब्यूट दिया, और यूक्रेनियन स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया जो हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी, ये सब भी किया वहां पर जाकर। और उसके बाद क्या बोले वहां पर, यूक्रेनियन गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेनियन वॉर के संबंध में इनको ह्यूमैनिटेरियन एड दी। और इस तरह का ये पहला विजिट था बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन जब से उसको इंडिपेंडेंस मिली है 1991 से। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 से शुरू हो गए थे, तो यूक्रेन गए। उसके बाद क्या किया, फिर आ गया सितंबर में कहा गए, ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई गए, ये ऑफिशियल विजिट थी इनकी, और यहां पर भी जाकर सबसे मिले। यहां पर क्या स्पेशल हुआ, यहां पर इन्होंने विजिट किया ओमार अली सैफुद्दीन मॉस्क। ठीक है, और ये पहली बायलेटरल विजिट थी बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू ब्रुनेई, तो ये भी पहली थी, तो हमारे लिए थोड़ा सा देखने वाली हो गई। तो सितंबर में ब्रुनेई गए। ठीक है, उसके बाद आता है सिंगापुर गए। सितंबर में ही ब्रुनेई के पड़ोसी, ये इनकी तारीख क्या थी यहाँ पर जाने की, यहाँ पर गए 3-4 को, फिर बोले ब्रुनेई तक आए हैं, चलो सिंगापुर हो लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये चले गए सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में ऑफिशियल विजिट। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिले, सबसे मिले। देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर। तो थिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर कहां पर स्थापित होगा, ये होगा हमारा सिंगापुर में। ठीक है, तो मोदी जी गए थे तभी इसके लिए अनाउंस कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सिंगापुर के साथ जो भारत के संबंध है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट हो जाएंगे, यानी कि उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है, वो सितंबर की स्टार्टिंग था, अब आ गया 21 से 23 सितंबर। तो अब मोदी जी को जाना था यूएस। ठीक है, यहां पर यूएस में हुआ क्या, क्वाड लीडर्स की जो समिट थी उसको भी अटेंड किया, और साथ में यूनाइटेड नेशंस की जो समिट थी उसको भी अटेंड किया। ठीक है, तो एक ही वर्ष में मोदी जी यूएस भी हो आए हैं, रशिया भी हो आए हैं। ठीक है, और इतने सारे यूरोपियन कंट्रीज भी जा चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पीएम मोदी क्वाड लीडर्स समिट सितंबर 21 को अटेंड किए विलमिंगटन डेलावेयर में। ठीक है, तो क्वाड लीडर्स की समिट कहाँ हुई, विलमिंगटन डेलावेयर में। तो अब क्वाड लीडर्स में कौन कौन आता है, क्वाड में यूएस हो गया, इंडिया तो है ही अपना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर जापान। ठीक है, ये है क्वाड। ठीक है, उसके बाद सितंबर 22 को उन्होंने एड्रेस किया इंडियन अमेरिकन को, और ये कहां पर किया, नसाउ कोलिजियम में। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं यहां पर सितंबर 23 को क्या हुआ, समिट ऑफ द फ्यूचर हुई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। समिट ऑफ द फ्यूचर किसकी थी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, इसको इन्होंने अटेंड किया। ठीक है, देन उसके बाद अभी अक्टूबर में ईस्ट एशिया समिट को, 19वीं ईस्ट एशिया समिट को अटेंड करने लाओस गए हैं, लाओस में वियतनाम। ठीक है, रशिया में कजान में फिर से 16th ब्रिक्स समिट अटेंड करने मोदी जी के, तो रशिया के 2 विजिट्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, 16-17 नवंबर को अगर हम देखें तो ये नाइजीरिया के अबूजा में गए। ठीक है, और ये इनकी स्टेट विजिट थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए क्योंकि सबसे रीसेंट है, हम नवंबर के करंट अफेयर्स में करेंगे। ब्राजील में 18-19 नवंबर। ठीक है, 18-19 नवंबर यानी कि आज ही कल मोदी जी आज ही ब्राजील जाएंगे। ये किसके लिए जाएंगे, G20 रियो डी जेनेरियो समिट के लिए। तो पिछली जो समिट हुई थी G20 कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी, ये वाली कहाँ हो रही है, ब्राजील में हो रही है। ठीक है, तो ये वाला जब कुछ आएगा इसका करंट अफेयर डिटेल्स, जब हो जाएगी समिट तब हम इसको देखेंगे। तो एक बार सीक्वेंस हमने देख लिया कि मोदी जी की विजिट्स कहाँ कहाँ रही, तो अब हम रैंडमली जब करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ पर मोदी जी गए, कजान भी गए, फिर रशिया तो पहले भी जा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिटी मिल गई। इसके अलावा अभी जो फ्यूचर शेड्यूल्ड विजिट्स है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो अभी साल खत्म होने से पहले मोदी जी एक बार गुआना भी जाएंगे, जिसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन विजिट करेंगे। ठीक है, 19 से 21 नवंबर के बीच में। तो ब्राजील वाले राउंड में ही यहाँ का ये चक्कर लगा कर आएंगे। तो ये हमने देख लिए सारे विजिट्स। उसके बाद देखिए अगला है स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, ये पीआईबी से लिया है मैंने,
ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो दिया गया है लैंग्वेजेस को, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्टूबर की कुछ न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है, राइट। उसी में एक ये भी है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज है इसको लर्न कर सकते हैं? मार, पा, प्रा, एस, बेन, ठीक है। तो ये मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली लैंग्वेजेस हैं। तो 2-3 बार बोल लो, मार पा प्रा, मार पा प्रा एक साथ, फिर एस बेन, ठीक है। एस बेन, मार पा प्रा, एस बेन। देखो आप एम से केवल लर्न करोगे तो एग्जाम में अगर मराठी ऑप्शन में आ गया, फिर मैथिली आ गया, मैनपुरी आ गया, कुछ भी, मतलब मैनपुरी नहीं ऑब्वियसली, तो इस तरह से कुछ भी आ जाएगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मार टर्म लर्न करें ताकि मराठी याद रहे, ठीक है। तो मार, पापरा, एस बेन, ये 5 लैंग्वेजेस हैं जिनको अप्रूव कर दिया गया है कि इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे हम, थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किसको किया जाता है, कौन सी ऐसी भाषा है भाई कि उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज मांग लें। तो कुछ उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, कुछ ऐतिहासिक महत्व रहा हो, ठीक है। भारत का जो एक उन्नत कल्चर रहा है, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, ठीक है, उस भाषा से हमें इन सारी चीज़ों का ज्ञान होता हो, राइट। जो भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज है, एंशियंट नॉलेज है, एंशियंट फिलोसफी, सब कुछ है, उन सब से संबंधित ये भाषा होनी चाहिए और काफ़ी समय से इसका अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले क्या हुआ था, 2004 का समय था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम क्लासिकल लैंग्वेजेस का एक दर्जा प्रदान करेंगे, ठीक है। उस समय पर क्राइटेरिया क्या था, कुछ इतनी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन तब भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि हाई एंटिकिटी की, मतलब उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, हज़ारों वर्षों से उसमें कुछ रिकॉर्डेड, कुछ भी उस भाषा में लिटरेचर हो, लैंग्वेज हो, ठीक है। साथ में वैल्यूएबल हेरिटेज को वो आगे जनरेशन्स में पास ऑन करें, ठीक है। लिटरेरी ट्रेडिशन जो भी है वो ओरिजिनल होना चाहिए, बोरोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया था, ये थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद ये क्राइटेरिया के बाद हुआ क्या, 2000 क्राइटेरिया को रिवाइज कर दिया गया था 2005 में फिर, है ना, और संस्कृत को डिक्लेयर कर दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज। तो अब इसमें फिर जब पहली बार आया था तब इसमें ये चीज़ें थी 3, उसके बाद आया तो इसमें थोड़े से फिर चेंजेस कर दिए। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। मेंस में अगर देखना हो तो देख लेना, थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। फिर 2024 में थोड़ा सा फिर से इसमें क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। तो इसमें जो बोरोड वाला पॉइंट था ऊपर, वो फिर से यहाँ पर लिखा गया, लेकिन ये बोरोड वाला पॉइंट जो हम देखेंगे वो ये 2024 में जो क्राइटेरिया चेंज किया गया है, रिवाइज किया गया है, इसमें बोरोड वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी थी। मार, प्रा, मार, पापरा, ठीक है, एक ही सीक्वेंस में बोलना, पापरा ही बोलना ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर एस, फिर बेन, यानी कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, किनको दर्जा दिया गया है और कब। सबसे पहले 2004 में दिया गया था तमिल को, ठीक है। फिर संस्कृत को 2005 में दिया गया, तो तमिल को दिया गया, उसके बाद फिर से एक बार क्राइटेरिया चेंज किया, फिर 2005 में दिया, अब 2024 में चेंज किया गया था, और फिर इन 5 लैंग्वेजेस के लिए कहा गया है। तो फिलहाल वापस हो जाते हैं, तमिल को 2004 में दिया गया, संस्कृत को दिया गया 2005 में, फिर तेलुगु को दिया गया 2008 में, और 2008 में तेलुगु और कन्नड़ दोनों को दे दिया गया। 13 में दिया गया मलयालम को, और उड़िया को दिया गया 2014 में, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले तमिल है, कंफ्यूज नहीं होना है, संस्कृत नहीं है। सबसे पहले कौन सी है, तमिल, फिर संस्कृत, फिर तेलुगु। तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ एक साथ आ गए, ठीक है। तेलुगु और कन्नड़ हमारे एक साथ आ गए, ठीक है। लेकिन फिर टीके में तमिल में कंफ्यूज हो जाओगे और तेलुगु में, इसीलिए तमिल पहले है, फिर संस्कृत है, फिर तेलुगु कन्नड़ आ गया, उसके बाद मलयालम और फिर उड़िया, ठीक है। तो अब उसके बाद 2024 में 10 साल बाद नई 5 भाषाओं को देने की बात की गई है। इतना ही हमारे लिए यहाँ पर रेलेवेंट है जो पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में, प्रीलिम्स में, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल हमको थोड़ा सा मेंस में देख लीजिएगा, और हमें यहाँ पर नहीं देखना है। देखिए अब हमारा ये मैप वाला शुरू होगा, और साथ में जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो जो अभी तक हमने किया है उसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो अब ये आपको चीज़ें मिलेंगी वो आपको नोट्स में दे दूँगी। एंड एक बार फिर से यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा प्लीज़ पहले, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पुरानी वाली चीज़ों से कई सारी चीज़ें कनेक्ट कर कर रिवाइज करवाऊँगी, ठीक है। तो ये हमारा मैप वाला है। तो आपको पता है सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, आज हम दिल्ली से शुरू करते हैं, ठीक है।
अब दिल्ली की यहाँ पर सारी चीज़ें, और पिछली बार भी हमने देखा था कि अक्टूबर में दिल्ली में कई सारी चीज़ें हुई हैं, राइट। तो पहले हम यहाँ की देख लेते हैं, फिर मैं पुराने वाला जो था उसको याद दिलाऊंगी एक बार। तो यहाँ पर नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुई, यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। उसके बाद इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई, ये आईआईटी रोपड़ और इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने मिलकर किया। फिर डेफ कनेक्ट यानी कि डिफेंस कनेक्ट 4.0 यहाँ पर हुआ। फिर मेरी टाइम डीकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई। तो डी से दो चीज़ें हो गई, एक डीकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, एक डेफ कनेक्ट, ठीक है। और तीसरी हो गई बल्कि डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर हुई। ये तीन चीज़ें डी से हो गई। उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ये भी एक डायलॉग भी डी से आ गया हमारा, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग भी यहाँ पर हुआ। उसके बाद इसकी थीम क्या थी, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक। तो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, थोड़ा सा टर्म याद रखो ताकि हमारा वहाँ पर टिक हो सके, पूरा पूरा लंबा लंबा लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। तो इंडो पैसिफिक का रीजनल डायलॉग है, तो इंडो पैसिफिक तो एंड में आएगा ही। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे सिमिलर टर्म्स होंगे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में क्या है, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी। उसके बाद आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर क्या किया है, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद बनाई। इसका फुल फॉर्म क्या है, अभेद, हिंदी का शब्द अभेद होता है जिसको भेदा ना जा सके, तो बुलेट प्रूफ ऐसी जैकेट जिसको भेद जिसमें ना किया जा सके, जिसको, इसका फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। तो इसका फुल फॉर्म देख लेना, किसने मिलकर बनाई है, आईआईटी दिल्ली। और ऐसा कोई काम होता है वेपन वाला तो उसमें किसकी भूमिका होती है, डीआरडीओ की, ठीक है। दूसरी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, इसकी थीम क्या थी, माइंडफुल कम्युनिकेशन। काफ़ी लंबा सा है सेंटेंस, लेकिन इतना सा याद रखना, माइंडफुल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसमें जो फुटबॉलर हैं बाईचुंग भूटिया, वो इसके चीफ गेस्ट थे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस तो कुछ माइंडफुल चीज़ों से ही होगा, क्योंकि बुद्धिज्म में ही बताते हैं कि किस तरीके से अपने दिमाग को शांत रखें और इस तरीके से इसको कनेक्ट कर याद रखना। एक मेथनॉल सेमिनार जो नीति आयोग ने कंडक्ट करवाया, वो भी हमारा दिल्ली में हुआ। अब यहाँ पर दिल्ली की जो 6-7 चीज़ें इतनी सारी हमने पढ़ी, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डी से क्या देखा, डी से हमने देखा एक डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हुई, एक डेफ कनेक्ट हुआ, एक डी कार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हुई, मेरी टाइम हुई यानी कि जल से संबंधित, जो समुद्र है उसमें डीकार्बनाइजेशन से संबंधित कॉन्फ्रेंस हुई। अगला था डायलॉग हुआ, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। इसमें थीम क्या थी, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी। ये डी से हो गया। उसके बाद इसको भी डी से मान लेते हैं, आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर क्या किया, अभेद का निर्माण किया और लॉन्च किया बेसिकली, और ये भी दिल्ली से किया। उसके बाद एक हमारा ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम यूएस के साथ जो कंडक्ट हुआ, ये भी दिल्ली में हुआ। बुद्धिस्ट एक कॉन्फ्रेंस थी जिसका थीम था माइंडफुल कम्युनिकेशन से संबंधित, दूसरी थी, ये भी यहाँ पर हुई। मेथनॉल सेमिनार जो नीति आयोग ने कंडक्ट करवाया, ये वो भी यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब जब हमने पिछला वाला देखा था, पिछले वाले अक्टूबर वाले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कुछ, एक तो था इंटरनेशनल टेलीकॉम रेगुलेटर से संबंधित कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक टी से और क्या था, एक टी से वहाँ पर था ITU कैलिडोस्कोप कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा वहाँ पर उस समय पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस को हमने देखा था, यहाँ पर हुई, जिसमें थीम थी AI। इसके अलावा चाणक्य डिफेंस डायलॉग हुआ था दूसरा आर्मी का दिल्ली में, और एक चीज़ हुई थी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं मीटिंग। ये सब भी हम देख चुके हैं कि दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो अक्टूबर में इतनी सारी चीज़ें दिल्ली में हुई। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं लेह लद्दाख में बेसिकली। तो लद्दाख में हमने पिछले वीडियो में कुछ नहीं देखा था, पिछले में अक्टूबर में लद्दाख में कुछ नहीं हुआ था। अब लद्दाख में ये दो चीज़ें हुई। सबसे पहले हिम ड्रोन एथॉन और हिमटेक, ये दोनों चीज़ें लेह में कंडक्ट हुई। एक तरीके से ये एग्जिबिशन या फिर मैराथन टाइप का ये कंडक्ट हुआ, हैकेथॉन जिस तरीके से होती है उस तरीके से ये हुआ। उसके बाद एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का हाईएस्ट मेस ऑब्जर्वेटरी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म है मेजर एटमॉस्फेरिक शेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, मेस का फुल फॉर्म है ये। तो ये गामा रे टेलीस्कोप है, इसमें जो आउटर यूनिवर्स है हमारा उसके बारे में पता करने में, देखने में, जानकारी में ये प्राप्त हमारी सहायता प्रदान करेगा। ये लद्दाख के हेनले में हुई है और सबसे दुनिया की हाईएस्ट है और एशिया की सबसे बड़ी है, 4300 मीटर ऊंचाई पर है,
ठीक है। तो ये मेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? हानले लद्दाख, ठीक है। और लेह लद्दाख में हिम ड्रोनएथॉन और हिमटेक 2024 का आयोजन हुआ। इतना हो गया, ये हमने देख लिया लद्दाख। अब हम आ जाते हैं अपने यूपी में। पिछली बार में हमने यूपी में भी ऐसा कुछ खास देखा नहीं था। यहाँ पर वाराणसी में दो चीज़ें हुई। वाराणसी में पहली चीज़ क्या हुई? पहला हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम। तो वाराणसी, काशी, यहाँ पर हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, मोदी जी गए थे और उन्होंने कहा रेल कम रोड ब्रिज बनेगा अगले 4 सालों में गंगा नदी पर, ठीक है। तो वाराणसी की दो चीज़ें हो गई। फिर एक मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना, जिसमें 10 लाख जो नए एमएसएमईज हैं उनको 10 लाख नए एमएसएमईज को जोड़ा जाएगा। युवा उद्यम विकास अभियान, ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है, ठीक है। अगला क्या है? ये हमने देख लिया उत्तर प्रदेश। फिर हम आते हैं इधर, ये मणिपुर। मणिपुर में एक फेस्टिवल आयोजित होता है, मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल। मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल। तो मेरा क्या है? मनी, मेरा मनी है, तो मणिपुर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। फिर पड़ता है हमारा झारखंड, ठीक है। झारखंड, ये वाले वो स्टेट्स हैं जिसमें हमने पिछले उसमें कुछ नहीं देखा था। किसी में कुछ रिपीट होगा तो वो मैं बताऊंगी। ये झारखंड के हजारीबाग, हजारीबाग में मोदी जी गए और इन्होंने क्या किया? DAGUA, इसको, इस अभियान की शुरुआत की। ये बेसिकली है क्या? ये अभियान है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। नाम से ही समझ में आ रहा है। इसमें क्या इंप्रूव करेगा? लिविंग कंडीशंस, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं पूरे भारत की, उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं उनका, उसमें सुधार करने की इसके अंतर्गत बात की गई। तो उसको लॉन्च कहाँ से किया? हजारीबाग से, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, तो झारखंड के हजारीबाग से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। फिर हम नीचे चलते हैं। अब आ गया हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में भी पिछली बार हमने कुछ नहीं किया। तेलंगाना में क्या हुआ? पहला नीति आयोग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर, ये शुरू हुआ। हमने आंध्र में देखा था पिछली बार। आंध्र प्रदेश वाले क्या बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ ऐसा लॉ लेकर आएंगे कि चाइल्ड बर्थ रेट बढ़े, याद है कि नहीं? तो ये जो इनका पड़ोसी है तेलंगाना, वो ये सब फालतू की बातें नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अपने यहाँ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट उसमें अड़ोसी पड़ोसी में याद रखना। फिर ये हैदराबाद जो है, ये हैदराबाद में यहाँ पर एक पंचायत सम्मेलन भी हुआ और ये ईज ऑफ लिविंग से संबंधित था। बस, तो ये छोटे छोटे 2 पॉइंट्स हमारे तेलंगाना के हो गए, ठीक है। फिर हम आते हैं नीचे, ये आ गया हमारा केरला। केरला हमने जब पिछली बार वीडियो में देखा था तो 2 चीज़ें देखी थी हमने केरला की। क्या था? एक था थोटियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम, इदुक्की में शुरू हुई। और दूसरा एक हमने देखा था कादर ट्राइब, याद आया? कादर ट्राइब क्या करेगी? नेचुरल जो फॉरेस्ट है जहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज आते हैं उनको कुल मिलाकर रीस्टोर करने का इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो एक थोटियार वाला पॉइंट देखा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम, एक कादर ट्राइब देखी थी, ठीक है। ये केरला की 2 देखी थी। अब यहाँ पर क्या देखेंगे? थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर है लेकिन मैं बताऊंगी, समझ आ जाएगा। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आयुर्वेदा रिसर्च, ये स्थापित किया गया है। CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको कहाँ किया गया है? पोपनम कोड, ठीक है। तो पोपनम कोड, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। यहाँ पर एक आयुर्वेदा से संबंधित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको यहाँ पर स्थापित किया गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आयुर्वेदा एंड रिसर्च। बस थोड़ा सा पॉइंट है, याद रख लेना। उसके बाद कलेसरी कन्नूर, ये भी एक केरला की ही जगह है। यहाँ पर इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट केल्ट्रन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। तो ये तो सेकेंडरी हो गया। ये एग्जैक्ट लोकेशन जो केल्ट्रन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड है, यहाँ पर भारत की पहली चीज़ है, तो इसको याद रख लेना। कलेसरी कन्नूर में भारत का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो स्थापित हुई है, ठीक है। फिर यहाँ आ गए हम। यहाँ पर हमने देखा कर्नाटका में AI टूल एक शिक्षा को पायलट टीचर्स के लिए लॉन्च किया गया है। पिछली बार हमने क्या देखा था कि मूड बनाकर लेक कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई थी, 14वीं लेक कॉन्फ्रेंस हुई थी। मूड बनाकर लेक के बगल में बैठकर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसकी थीम क्या थी? लेक 2024, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हमने पिछली बार देखा था कि एक छोटा सा पॉइंट था, ज़्यादा रिलेवेंट नहीं था, कि पुणे का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने मीजो कार्निवोरस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? राज्य माता का गाय को इन्होंने महाराष्ट्र में दर्जा दे दिया है, ठीक है। उसके बाद एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स
मुंबई में स्थापित हुआ। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, सरकार के द्वारा 3 जगह पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की बात की गई थी। एक है हमारा कानपुर, ठीक है, पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कहाँ स्थापित हुआ, कानपुर। दूसरा मुंबई, तीसरा अहमदाबाद। तो इन 3 जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कानपुर वाला फरवरी में लॉन्च कर उसका उद्घाटन हो गया था, मुंबई वाले का अभी मोदी जी गए थे और उद्घाटन कराए। तो कहाँ पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुंबई और अहमदाबाद, ठीक है। ये तीनों जगह याद रखनी है। एक चीज़ और न्यूज़ है, वो भी हमारे लिए महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पिछली बार महाराष्ट्र को हमने हल्के में ले लिया था, एक पुणे के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मीजो कार्निवोरस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात की थी, वो थोड़ा सा फर्जी पॉइंट था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मोदी जी इनॉग्रेट करने गए, दूसरा है बंजारा विरासत नगर म्यूजियम पोहरा देवी। एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वाशिम या वशीम कर, ये जो वशीम या वाशिम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की महाराष्ट्र की, यहाँ पर पोहरा देवी में बंजारा विरासत नगर म्यूजियम यहाँ पर खोला गया है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये वाशिम जगह भी याद रखना, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी जो एक्स्ट्रा बताती हूँ, उनको ध्यान रखिएगा। अब एक और आ गया यहाँ पर ऊपर चलकर, ये हमारा गुजरात है। गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ पर चलते हैं मध्य प्रदेश में। एक छोटा सा पॉइंट है कि ये पहला राज्य बना है जो साइन लैंग्वेज के माध्यम से पुलिस को ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हमारा राजस्थान का माउंट आबू में हुआ क्या, ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। देखो जो माउंट आबू है, अगर आप लोगों ने ब्रह्म कुमारी का नाम सुना होगा तो उनका हेडक्वार्टर भी माउंट आबू है। तो माउंट आबू अपने आप में समझ में आ रहा है कुछ स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है। तो एक जो ग्लोबल समिट हुआ है स्पिरिचुअलिटी फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी से संबंधित, ये हमारा माउंट आबू में हुआ है, ठीक है। ऊपर चलते हैं, आ गया हमारा हरियाणा। ये आ गया हरियाणा। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, इनका दूसरा टर्म होगा नायब सिंह सैनी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर यूटी जो है, यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। ओमार अब्दुल्ला जो है इसके बने हैं मुख्यमंत्री। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं। इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे, मुबारक गुल, ठीक है। तो अब एक बार हम इसको पूरा रिवाइज कर लें। अब मैं पुराने वाले को याद नहीं दिलाऊंगी, केवल यहीं को रिवाइज करेंगे। डी से 4 चीजें हुई। एक इंडो पैसिफिक, नीचे से शुरू करते हैं चलिए, डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस, उसके बाद डेफ कनेक्ट, फिर डीकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। इसका क्या था थीम, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने क्या किया, अभेद का निर्माण किया, जो कि एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है। उसके बाद सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, माइंडफुल कम्युनिकेशन थीम थी। मेथनॉल सेमिनार नीति आयोग ने किया, और इंडिया और यूएस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम भी यहाँ हुआ। उसके बाद लद्दाख के लेह में क्या हुआ, हिम ड्रोन A2 अर्थॉन 2 और हिमटेक 2024 ये हुआ। एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का हाईएस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेस ऑब्जर्वेटरी हैनले लद्दाख में। वाराणसी में हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम और रेल कम रोड ब्रिज, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की है। फिर मेरा है, किसका है, मणिपुर का। हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान मोदी जी ने किया। उसके बाद तेलंगाना में क्या किया, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर और पंचायत सम्मेलन एक हुआ। केरला में 2 चीजें हुई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आयुर्वेदा रिसर्च में CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको कुल मिलाकर खोला गया है पप्पन कोड में। कलेसेरी कन्नूर में क्या हुआ है, पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली गई, ठीक है। AI शिक्षा को पायलट फॉर टीचर्स कहाँ आया, बैंगलोर में, सॉरी कर्नाटका में। राजमाता गाय हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स को उद्घाटन कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। बंजारा विरासत नगर म्यूजियम, एक यहाँ पर बंजारा विरासत नगर म्यूजियम वाशिम का है, और हमारे वाराणसी में भी एक लैंग्वेज म्यूजियम आ रहा है, लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम। मध्य प्रदेश पहला साइन लैंग्वेज में जो पुलिस को ट्रेन कर रहा है। लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। उसके बाद ये ग्लोबल समिट जो स्पिरिचुअलिटी वाली है, ये हमारी माउंट आबू में हुई। नायब सिंह सैनी बन गए हैं हरियाणा के, और उमर अब्दुल्ला बन गए हैं नेशनल NCP के जम्मू कश्मीर के। ये BJP के हैं नायब सिंह सैनी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
देखो अब एक चीज़ आती है SCO। अब SCO की जब समिट्स देखोगे तो इसमें बड़ी कंफ्यूजिंग एक चीज़ है जो समझ नहीं आती है कि अब ये SCO की एक समिट पहले भी हुई थी, अब ये SCO की एक समिट फिर से हो रही है, ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। एक समिट पहले हुई थी इस्लामाबाद में अभी हुई है, और इससे पहले वाली कोई कजाकिस्तान वगैरह में हुई थी, उसका क्या एग्जैक्टली सीन है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। SCO की जो समिट्स होती हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, तो कुल मिलाकर SCO का सिस्टम है कि अभी हम SCO के बारे में पूरा रिवाइज करेंगे, उससे पहले सिस्टम इनका क्या है। इनमें कहा गया है समिट जो होंगी वो दो तरह के होंगे। समिट की हिंदी होती है शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये जो शिखर सम्मेलन है ये दो तरीके के होते हैं। एक में क्या होता है, एक में आते हैं हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, और दूसरे में हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट की भी एक समिट होती है साल में, और हेड ऑफ गवर्नमेंट की भी होती है। तो हेड ऑफ स्टेट की जो समिट हुई थी ये हुई थी हमारी जुलाई में। ठीक है, ये हुई थी जुलाई 2024 में कजाकिस्तान, अस्थाना कजाकिस्तान में। ठीक है, आ गया समझ में। और अभी स्टेट ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की थी ये अभी हुई है, कहाँ हुई है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की हुई है इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तभी ये दो समिट्स हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दो समिट्स पढ़ ली क्या है, फिर रटने के चक्कर में हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो गवर्नमेंट वाली में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी जयशंकर, वो इस्लामाबाद इसमें गए थे। ठीक है, और ये हमारी हेड ऑफ स्टेट वाली थी जुलाई की, जो अस्ताना कहाँ थी, अस्ताना कजाकिस्तान में। जो 2025 की ये दोनों समिट्स हैं, स्टेट वाली भी, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों ही चाइना में होंगी। तो तब हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि चाइना ही है। अभी दो अलग अलग जगह थी इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो समिट हुई इसमें इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं हमारे S जयशंकर, ये गए थे। और ऐसी विजिट पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की हुई पिछले 9 सालों में। और इनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट यानी पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, उनका नाम भी देख लेते हैं, मोहम्मद इशाक डर। तो इनको कुल मिलाकर इश्क से डर लगता है भारत के साथ। ठीक है, तो भारत से तो डरेंगे ही, तो ये हमारे इनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम हो गया। अब हम देख लेते हैं SCO के बारे में थोड़ा सा। SCO के बारे में, SCO की स्थापना कब हुई, थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए हमको। तो कुल मिलाकर जब ये शंघाई SCO था, ये बेसिकली शंघाई 5 था। ठीक है, इनिशियली, और ये फॉर्म हुआ 15 जून 2001 में। ठीक है, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में इसका सेक्रेटेरिएट है। उसके बाद इसमें समय समय पर शंघाई 5 जो था, इसमें देखिए सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ पर। शंघाई 5 ये इसका प्रेडिसेसर था। शंघाई 5 बना था 1996 में। ठीक है, तब इसमें केवल 5 सदस्य थे। और ये जो 2001 में बना ये हमारा SCO था। तो SCO जब बना तो इसमें 6 सदस्य हो गए थे। ठीक है, तो जब शंघाई 5 1996 में बना तब इसमें कौन कौन था, तब इसमें था कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों थे। 2001 में जब ये SCO बना शंघाई 5 से, इसका नाम क्या हो गया, SCO। तब इसमें उज़्बेकिस्तान आ गया। ठीक है, उज़्बेकिस्तान आ गया। उसके बाद आगे इसकी कहानी बढ़ी और 2015 के में रशिया में एक इसमें सेशन हुआ, रशिया के ऊफा में सेशन हुआ। और इसमें कहा गया कि भाई अब हम इंडिया और पाकिस्तान को भी इसमें जोड़ लेते हैं। 2015 के ऊफा में ये डिसाइड हुआ था। ठीक है, फाइनली ऑफिशियल मेंबर्स कब बनेंगे इंडिया और पाकिस्तान, 2017 में। ठीक है, तो ये कहानी याद रखिएगा। उसके बाद 2021 में अनाउंस कर दिया गया कि हम ईरान को भी फुल मेंबर इसमें बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जुलाई के महीने में हमारा बेलारूस जो है वो बन गया 10वां सदस्य। ठीक है, ये देखो ये कहीं कहीं पर लिखा है ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, लेकिन SCO की साइट में देखोगे जहाँ पर, तो वहाँ पर इन्होंने अपडेट नहीं किया है इसको। ठीक है, लेकिन बहुत सारे रेलेवेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में इसको ऑफिशियली ज्वाइंड दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर 10वां मेंबर पूछ लिया जाए तो फिर हमें बेलारूस बताना होगा। तो 6 पहले ही हो गए थे 2001 में, फिर 2017 में इंडिया पाकिस्तान आया, फिर 2021 में ईरान आया, और फिर यूरोपियन पहला कौन सा बन गया है, बेलारूस बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और हम ये देख लिया हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग्स, ये हो गया। ये हमारी 23वीं मीटिंग थी, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया कोलंबिया ने साइन किया है एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोलंबिया की कोई सुनता नहीं है, इतना रेलेवेंट देश नहीं है, तो इंडिया ने कहा चलो हम एक ऑडियो विजुअल
को प्रोडक्शन अग्रीमेंट हमारे साथ साइन कर लेते हैं। फिर IBRO इंडियन ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? शुभा तोला। ठीक है, तोला, शुभा तोला जो है इनको बनाया गया है इंडियन ब्रेन रिसर्च। ब्रेन के लिए अगर सारी चीज़ें शुभ शुभ रहें तभी सही रहता है, अदरवाइज ब्रेन खराब हो गया तो हम ही खराब हो जाएंगे। तो ब्रेन शुभ शुभ, ठीक है। तो लर्न कर रहे हैं कुल मिलाकर आप, वो इम्पॉर्टेंट है, लॉजिक मत ढूंढिएगा यहाँ पर। IGOT लैब जो है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग लैब, ये बेसिकली शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा IGOT लैब्स को। ठीक है, तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, स्किलिंग में हेल्प करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का है। फिर थोड़े से अपॉइंटमेंट्स हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। परामेश, हमारा जो कोस्ट है वहाँ पर हमको ध्यान रखना है, हमें आपस में परामर्श करते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि चाइना आ जाए हमारे कोस्ट में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में परामेश को चीफ बना दिया गया है। परामर्श से याद रखना, परामेश, कोस्ट के लिए परामर्श इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद संजीव के सिंगला, इनको फ्रांस का एम्बेसडर बनाया गया है। तो संजीव को हम 2 जगह ऑलरेडी देख चुके हैं अभी तक, हमने जितने करंट अफेयर्स पढ़े हैं। एक हमारे संजीव खन्ना जो है 51st CGI बने हैं, ठीक है, और एक क्या थे, एक तो CGI थे और एक थे CII, कन्फेडरेशन जो था इंडियन इंडस्ट्रीज का, उसके भी संजीव थे। ठीक है, तो ये 3 जगह हमें संजीव का नाम याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं अजीत विनायक गुप्ते, ये इंडिया के एम्बेसडर बने हैं जर्मनी के लिए। ठीक है, इंडियाज एम्बेसडर फॉर जर्मनी। तो अजीत विनायक हैं जर्मनी, अजीत, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब यहाँ पर भी कुछ ट्रिक बताऊंगी तो फिर सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। जर्मनी को अजीत विनायक से याद रखना, अजीत। उसके बाद पाकिस्तान के ISI चीफ तो जनरल असीम मलिक। तो ISI जो है इसके पास असीम शक्तियां हैं, ऐसा इसको लगता है, और भारत पर ये आक्रमण करने की कोशिश करता रहता है, इसलिए असीम मलिक यहाँ के बने हैं। फिर आ जाते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स के, ये कौन है? AP सिंह। IAF के एयरफोर्स के AP सिंह बने हैं। CISF के कौन बने हैं? CISF के बने हैं रजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, कौन बने हैं? रजविंदर सिंह भट्टी। यानी कि हमारा ये इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ये हो जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो इंडस्ट्रीज का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो इंडस्ट्रीज में राज करने वाले रजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा, बहुत सारे नाम हो जाएंगे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी लर्न करने के लिए। तभी ध्यान से सुनोगी तो वहाँ पर टिक हो जाए। ऐसा कुछ जाना पहचाना सा जब एग्जाम में लगेगा ना तो वहाँ पर टिक हो जाएगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, सारे नाम जो हैं सब कुछ लगेगा सब कुछ मिल गया। ठीक है, फिलहाल वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन आई होप आप अभी तक पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ चीज़ों को सुन रहे होंगे। पहली महिला DG आर्म्ड फोर्सेज ऑफ मेडिकल सर्विसेज में। ठीक है, तो अब मेडिकल सर्विसेज में, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ मेडिकल सर्विसेज में पहली महिला DG कौन बनी है? आरती सरीन। ठीक है, आरती सरीन बनी है पहली महिला DG आर्म्ड फोर्सेज ऑफ मेडिकल फोर्सेज सर्विसेज की। ठीक है, उसके बाद आता है NCRB। NCRB के चीफ कौन बने हैं? NCRB के चीफ बने हैं आलोक रंजन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के चीफ कौन बने हैं? आलोक रंजन। ठीक है, अभी हम फिर से एक बार नाम रिवाइज करेंगे तो पक्के हो जाएंगे। फिर सतीश कुमार कौन आ गए? ये आ गए रेलवे बोर्ड के CEO। ठीक है, रेलवे बोर्ड के CEO। फाइनेंस सेक्रेटरी नए कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे, जिसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो तो हमें लर्न हो जाता है। फाइनेंस, पैसे से तू से मतलब नहीं, इट इज ऑल अबाउट मी। पैसे की जब भी बात आती है तो मैं की बात आती है। ठीक है, तो तू से हम नहीं मतलब रखेंगे तो ये तुहिन है। ठीक है, उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन, तो विमेन के लिए विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विजया किशोर राहताकर को बनाया गया। अब देखिए, राहतकर भी लर्न कर सकते हैं, महिलाओं के लिए राहत जरूरी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ विजया किशोर दे दिया गया तो क्या करेंगे, इसीलिए विजया से याद करिए। ठीक है, विजय बहुत जरूरी है, इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन इनको बनाया गया है। सुरेश प्रभु जो पहले फॉर्मर मिनिस्टर थे, इनको नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया, इतना रेलेवेंट नहीं है। ये देख लेते हैं मिस अर्थ इंडिया। मिस अर्थ जो है ये है गौरी घोतानकर, तो मिस अर्थ इंडिया गौरी हो गई। ठीक है, उसके बाद मिस इंडिया केवल कौन है? निकिता है, ये मध्य प्रदेश की है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, अब ग्रैंड थोड़ा सा कुछ हाई फाई लग रहा है, तो ये है तो गुप्ता, लेकिन इनका नाम है रेचल, तो ये रेचल नाम पढ़ेंगे तो कभी भारतीय नहीं लगेगा, तो ये जो रेचल गुप्ता है भारत की ही, इनको मिस ग्रैंड इंटरनेशनल मिला है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। फिर महारत्न देख लेते हैं, अभी ऊपर से फिर से रिवाइज करेंगे तो पेशेंटली बस सुनते रहिए।
महारत्न कंपनी 14 हो गई है फिलहाल। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी मिल गया है। उसके बाद एक अवार्ड है संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 3 वर्षों के दिए गए हैं एक साथ। इनको देख लेते हैं। तो ये बंग जो है, एक अभय बंग है, एक रानी बंग, 2020 को दिया गया। संतोकबा संतोष कर बैठे थे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो लोग, उनके संतोष को भंग कर दिया गया। फिर 21 में दिया गया साइरस पूनावाला को, 22 में दिया गया शिव नाडर को। ठीक है, तो भंग कर दिया पुणे वाले का, और फिर वो पुणे वाले जो थे वो शिव की तरह शिव के पास नदारद हो गए। ठीक है, तो भंग कर दिया संतोष को पुणे वाले, फिर शिव के पास नदारद हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा सीक्वेंस याद कर लेना कुल मिलाकर। आई नो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा, मगर परेशान मत होइए, आप अकेले नहीं हैं। जो भी एग्जाम क्वालिफाई करेगा सब इतनी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान से पढ़ते रहना है। उसके बाद इंडियन केमिकल काउंसिल, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? दीपक को मिला है। तो केमिकल का दीपक जलता रहे इसलिए इसको मिला है। ठीक है, अब एक बार हम ऊपर चलेंगे और रिवाइज करेंगे। देखिए, SCU का ये जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग थी, इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई, और इश्क डार यहाँ के हैं। कोलंबिया के साथ ऑडियो विजुअल कर लिया, कोई अग्रीमेंट कर नहीं रहा था। इब्रो ब्रेन के लिए शुभ शुभ चीज़ें ज़रूरी हैं। IGOT लैब किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। परामर्श कोस्ट के लिए लेना ज़रूरी हो जाता है, वरना कहीं चाइना ना आ जाए। संजीव एम्बेसडर टू फ्रांस। अजीत जर्मनी के। असीम ISI। ठीक है, AP सिंह IAF एयरफोर्स। राज कौन कर रहा है? जो इंडस्ट्रीज के सिक्योरिटी ऑफिस वो है, CISF के हेड। ठीक है, आरती सरीन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ मेडिकल सर्विसेज की। आलोक रंजन NCRB। ठीक है, देन सतीश कुमार रेलवे बोर्ड। तूहिन फाइनेंस, पैसे से संबंधित है। विजया का नेशनल कमीशन फॉर विमेन। सुरेश प्रभु एग्रीकल्चर फोरम के लिए हैं। गौरी को अर्थ इंडिया बनाया गया है। गौरी, ठीक है, अर्थ और इंडिया दोनों आ रहे हैं, ये हमारी गौरी, थोड़ा सा देसी नाम है, याद रखना। निकिता मिस इंडिया। रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड, थोड़ा सा हाई फाई हो गया तो मिस ग्रैंड इंडिया हो गई रेचल गुप्ता इंडिया की। महारत्न 14 HAL हो गई है। संतोकबा भंग पुणे वाला को कर शिव नदारत, शिव के पास नदारत हो गए, 20, 21, 22। देन केमिकल के लिए, केमिकल का दीपक जलता रहे इसलिए लाइफ टाइम अचीवमेंट दे दिया। उसके बाद RBI ने क्या किया है? एक करेंसी स्वैप अग्रीमेंट कर दिया है मालदीव्स के साथ। ठीक है, उसके बाद जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड किसको दिया गया है? दसारी राधिका को। तो डाइवर्सिटी का अवार्ड दसारी को मिला है। डाइवर्सिटी का अवार्ड किसको मिला है? दसारी को। फिर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ये किसको दिया गया है? राजश्री बिरला को। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, पूरा अपना शासन नहीं पूरा कर पाए काल, और उनकी मृत्यु हो गई। तो वो पूरा राज उनका कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये राज से याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री राज। ठीक है, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज जो दिया गया है ये अमिताभ घोष को दिया गया है, इनकी स्मोक एंड एशेस के लिए। तो अमिताभ घोष को क्या मिला है? ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। ठीक है, लोकमान्य तिलक अवार्ड पिछली बार मोदी जी को मिला था, इस बार सुधा मूर्ति को मिला है। तो सबके लिए लोकमान्य, लोगों के लिए एक बहुत ही लोगों के बीच में एक बहुत ही प्रचलित जो है वो सुधा मूर्ति है, तो ये टिक हो जाएंगी। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड ये मिला है दारा सिंह खुराना को। तो दारा सिंह को क्या मिला है? महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। फिर एक डॉक्टर राही रजूम रजा लिटरेचर अवार्ड ये मिला है कुमार प्रशांत को। देखिए, आपको लग सकता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स बता दिया इन्होंने, इतना नहीं पूछते हैं। ठीक है, अगेन इनमें से अगर 1-2 क्वेश्चन भी ऐसे बीच के पूछ लेंगे तो मैटर वहाँ पर एक क्वेश्चन करता है। ठीक है, एवरेज जनता ज़्यादा है, आपको एवरेज से एक स्टेप आगे रहना है। ठीक है, तो वही मेरी कोशिश है। अदरवाइज आप में से कोई भी बच्चा नहीं है, आपको खुद पता है, आप पिछले सालों के पेपर्स एनालाइज करेंगे तो कुछ कुछ रैंडमनेस करंट अफेयर्स में रहती है, बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं पूछते हैं। ठीक है, चलो, तो डॉक्टर राही मासूम रजा कौन है? कुमार प्रशांत। ठीक है, शस्त्र रामानुजन प्राइज इंपॉर्टेंट हो जाता है, एलेक्जेंडर डन को मिला है। एलेक्जेंडर डन मैथ से संबंधित थे रामानुजन, तो शस्त्र रामानुजन प्राइज किससे? मैथमेटिशियन को ही मिलेगा, एलेक्जेंडर डन को मिला। उसके बाद आते हैं 2024 का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP। ये क्या है? ये हमारा 40 अंडर 40 जो प्राइज़ है ये बेसिकली
पुलिस से संबंधित है, IACP 40/40 अवार्ड दिया जा रहा है, तो पुलिस से किसी की प्रीत लग नहीं पाती है, तो ये प्रीत पाल को दिया गया है, ठीक है। MS स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड, तो ये अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, MS स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन अनंत काल तक चलता रहेगा, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो अनंत दर्शन को मिला है, ठीक है। देन समर्थक, समर्थक क्या है, पहला शिप है, मल्टीपर्पस वेसल है, शिप ऑफ मल्टीपर्पस वेसल है, जिसको लॉन्च किया गया है लार्सन एंड टर्बो कट्टुपल्ली में, ठीक है। तो समर्थक क्या हो गया, फर्स्ट शिप ऑफ मल्टीपर्पस वेसल LNT कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है। देन इंडिया ने अनवील किया है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान फॉर 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस एक प्लान लॉन्च किया है, ध्यान रख लो। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ग्रैप। ये ग्रैप दिल्ली में सुन रहे होंगे, 4th स्टेज जो है उसको लागू कर दिया गया। अब ये है क्या, ये है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये है किस लिए, बेसिकली एयर पोल्यूशन की जो दिल्ली NCR में समस्या है उससे लड़ने के लिए, उससे निजात पाने के लिए, राइट। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान समझ में आ गया हमको कि एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए है, और साथ में इसमें कुछ इमरजेंसी मेजर्स बताए गए हैं कि जैसे ही एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तब हम एकदम से जाग उठेंगे और हम ये चीज़ें करेंगे। पहले हम पूरे साल बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें 4 स्टेजेस हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और ग्रैप 4 अब दिल्ली में फिलहाल लागू कर दिया गया है। पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज में कहा गया है जब एयर क्वालिटी जो है वो 200 से, इसको हटा देते हैं एक बार, वो 201 से 300 होगी, तब हम स्टेज 1 ग्रैप लॉन्च कर देंगे, ठीक है। इसमें ये बेसिकली इसमें क्या होगा कि हम जो बहुत पुराने व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे स्टेज 1 में, ठीक है। फिर स्टेज 2 में क्या होगा, जब AQI हमारा 301 से 400 हो जाएगा, ठीक है, तो हम थोड़े से और स्ट्रिक्ट चीज़ें करेंगे, हम रेगुलेट कर देंगे जो डीजल जनरेटर्स वगैरह हैं NCR पूरे क्षेत्र में। फिर जब तीसरी स्टेज आएगी, दूसरी के बाद तीसरी जब स्टेज आएगी, इसमें क्या होगा, 401 से 500 AQI हो जाएगा। तब क्या करेंगे, इसमें हम कुछ और स्ट्रिक्ट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो और स्ट्रिक्ट कर देंगे कि BS3 की जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, जो BS4 के व्हीकल्स हैं, इनको कुछ कुछ एरियाज में सस्पेंड कर दिया जाएगा। स्कूल्स वगैरह जो होंगे बच्चों के, उनको कह दिया जाएगा, जैसे फिलहाल ऑनलाइन कह दिया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए, ठीक है। स्टेज 4 क्या होगी, स्टेज 4 में हम और ज़्यादा कर देंगे कि भाई कोई बाहर से गाड़ी वाड़ी आ रही है तो उसमें रोकथाम लगा देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 450 से ऊपर। अब 450 से ऊपर कितना होगा, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। 4 स्टेजेस में ये रिस्पॉन्स एक्शन है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है 4 स्टेजेस का, जो लाया गया है एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो प्लान है इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हैं कि इसको अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें एक केस था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016, उसके बाद ये एक्शन प्लान लेकर आया गया था। और ये जो ग्रैप है, ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क हमने देख ही लिया। 2017 में नोटिफाई किया गया था इसको, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया था, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री होगी। अब इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है ये भी देख लो, अगर उसमें क्वेश्चन आ जाता है तो हमको पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है CAQM, फुल फॉर्म क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ये जो है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो ये हमने देख ली, इसकी 4 स्टेजेस सब देख लिया है हमने। तो पहली जो स्टेज है उसको वो पुअर पे है, दूसरी वेरी पुअर है, तीसरी सिवियर है, और चौथी हमारी सिवियर प्लस है, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस देख ली, ये हमारा हो गया। फिर एक स्नूपिंग स्कैंडल, देखो एक जैसे पहले स्कैंडल पूछ चुके हैं, ब्रिटेन का इसलिए केवल मेंशन कर दिया, अदरवाइज ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इटली में हुआ, तो इसमें बैंक अकाउंट के लोगों की डिटेल्स एक क्लर्क ने रिवील कर दी, पता चल गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने PM का नाम इसलिए मेंशन कर दिया है कि अगर आप लोग इटली से ना याद कर पा रहे हो तो याद करेंगे जब मोदी जी G7 में गए थे, या फिर मोदी जी और मेलोनी जी का काफ़ी वो करे जाते हैं, मीम्स बनाए जाते हैं। तो स्नूप करना होता है इस झांकना,
ठीक है, तो इससे कुछ रिलेट कर लो, इससे ज़्यादा मैं अब नहीं बता सकती। देन थर्ड क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये एक मिसाइल सिस्टम है थार्ड, ये यूएस ने दिया है इसराइल को, इसराइल कर रहा है लड़ाई तो यूएस अपनी तरफ से ये दे रहे हैं ये सिस्टम। डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया आदिति 2.0 और DISC 12 को। ये आदिति 2.0 क्या है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कुछ डिफेंस के से संबंधित हमारे इनिशिएटिव्स हैं। आदिति भी हो गया और ये DIC क्या है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, 12वां डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ये दोनों चीज़ें की गई, डिफेंस से हमारी रिलेटेड हो गई। फिर आया हमारा DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ एडवांस्ड विशोरैट सिस्टम। ये क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो विशोरैट सिस्टम हमारा DRDO से संबंधित है बस। ठीक है, एक आता है यूरो नेवल। यूरो नेवल जो है ये पेरिस में हुआ 2024 का। ये नेवल डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक एग्जीबिशन था बस। तो यूरो नेवल कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ और ये एग्जीबिशन था। फिर ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ये 8वीं कजिन KAZIND कजिन एक्सरसाइज जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान की है, ओली यूके में हुई। कहाँ हुई, ओली यूके में। पिछली बार भी हमने कुछ एक्सरसाइजेस करी हैं तो उसको भी अभी हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पर एक मालाबार एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में US इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जापान की है। ठीक है, ये मालाबार एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये क्वाड जो देश है वही इसमें है। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्वाड देश के सदस्य हैं इसमें। ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली शुरू कब हुई थी, ये मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई थी 1992 में। 1992 में US और इंडिया अपना शांति से करते थे एक्सरसाइज। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, फिर इन्होंने जो क्वाड कंट्रीज हैं उनको जोड़ा। 2007 में जापान आ गया इसमें। ठीक है, और उसके बाद फिर 2015 में जापान जो था ये परमानेंट मेंबर बन गया। 2007 में पहली बार आया, 2015 में परमानेंट बन गया और ऑस्ट्रेलिया हमारा 2020 से है। ठीक है, तो कुल मिलाकर की मालाबार एक्सरसाइज हमारी क्वाड कंट्रीज की है, इसलिए ये थोड़ा सा देखने वाला है। अब हम एक बार ऊपर से रिवाइज करेंगे। देखो, तो RBI ने मालदीव्स के साथ एक करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया है। जेंडर डाइवर्सिटी दसारी को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री राज नहीं कर पाए तो राजश्री बिरला को मिला है। ब्रिटिश अकेडमी अमिताभ घोष को स्मोक एंड एशेस के लिए, लोकमान्य सुधा मूर्ति को 2024 का, महात्मा गांधी दारा सिंह को मिला है ये अवार्ड। राही मजूम रजा लिटरेचर अवार्ड कुमार प्रशांत को मिला है। ठीक है, शस्त्रा रामानुजन एलेक्जेंडर को मिला है। इंटरनेशनल एसोसिएशन चीफ ऑफ पुलिस, पुलिस से संबंधित प्रीत नहीं है पुलिस के साथ हमारी, उनको मिला है। स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अनंत काल तक चलेगा तो ये अनंत दर्शन को मिला है। ठीक है, समर्थक क्या है, समर्थक हो गया पहला शिप मल्टीपर्पज वेसल का जिसको LNT कत्तुपल्ली में लॉन्च किया गया है। फिर ये हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, ग्रैप के बारे में सब कुछ बता दिया है मैंने। स्नूपिंग स्कैंडल इटली से संबंधित है। थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल इसराइल, यूएस ने दिया है बेसिकली इसराइल को। डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है अदिति और DISC। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विश्वराद इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, DRDO से संबंधित है। यूरो नेवल क्या है, ये एग्जीबिशन था कुल मिलाकर जो पेरिस में हुआ। कजिन की 8वीं एक्सरसाइज कहाँ पर हुई, ओली यूके में। ठीक है, यानी कि यूके इज उत्तराखंड, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी। मालाबार एक्सरसाइज विशाखापट्टनम US इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में हुई। इसके अलावा हमने देखा था एक विशाखापट्टनम में कौन सी एक्सरसाइज हुई थी, सिम्बेक्स हुई थी। ठीक है, सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया एक्सरसाइज हुई थी 31वीं, राइट, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया की तरफ से INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया है और सिंगापुर की तरफ से RSS टिनेशियस ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और उसके बाद और हमने क्या देखा था, सऊदी अरब और ईरान, मैंने कहा था दोनों ही ध्रुव विरोधी देश हैं। सऊदी अरब और ईरान की गल्फ ऑफ ओमान में एक्सरसाइज हुई। ठीक है, इंडिया ने एक तो सिम्बेक्स किया था और सिम्बेक्स किया था हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट में। ठीक है, और दूसरी कौन सी करी थी, दूसरी सिंगापुर के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी जो काला कुंडा वेस्ट बंगाल में की थी। ठीक है, एक एक्सरसाइज हुई थी नसीम अल बहर जो कि ओमान के साथ हुई थी, और ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी हमारी गोवा कोस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट किया था INS त्रिकन ने। ठीक है, तो ये हमने पुरानी एक्सरसाइजेस भी रिवाइज कर लिए हैं। आ जाते हैं इधर 19th एशिया समिट। ये जो 19th एशिया समिट है ये लाओस में
पीएम मोदी ने अटेंड करी। हमने जब पीएम मोदी की अभी जगहें देखी थी तो उसमें लाओस भी गए थे वो, ठीक है। उसके बाद WHO ने फाइनली ऑनर किया है भारत को ट्रेकोमा को एलिमिनेट करने के लिए। तो साउथ ईस्ट एशिया में भारत तीसरा देश बन गया है जिसने फाइनली ट्रेकोमा को एलिमिनेट कर दिया है। और अगर आप देखें तो ये जो ट्रेकोमा है इसमें भारत ने अपनी तरफ से, जो भारत के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, उन्होंने 2017 में कह दिया था कि अब हमारे यहाँ कोई केसेस नहीं है ट्रेकोमा के, ठीक है। उसके बाद से WHO लगातार देख रहा है और फाइनली 2024 में भारत को WHO ने रिकॉग्नाइज कर लिया है ट्रेकोमा फ्री, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ट्रेकोमा है क्या? बेसिकली ट्रेकोमा होता है एक डिजीज आंखों का, ठीक है, जिससे बेसिकली आंखों की रोशनी प्रभावित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद WHO से ही संबंधित 2-4 न्यूज सारी एक साथ लिखी हुई है। 77वां WHO साउथ ईस्ट एशिया सेशन जो है, इसको चेयर कौन कर रहे हैं? इसके चेयरपर्सन बन गए हैं JP नड्डा। ये हो गया। उसके बाद WHO ने अप्रूव किया है एक नया टेस्ट एमपॉक्स, जो मंकी पॉक्स बहुत चर्चा में रहता है, इससे संबंधित एलिनिटी MPXV एसे टेस्ट है। तो पूरा नाम आ गया तो गेस कर लोगे एमपॉक्स, लेकिन एलिनिटी एसे टेस्ट आ गया केवल तो कैसे गेस करोगे? इसीलिए ये टेस्ट एमपॉक्स का है जिसको WHO ने अप्रूव कर दिया है। तो ये 2-3 हमारी न्यूज हो गई WHO से संबंधित। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, इसने क्या कहा है कि हिज्ब उल तहरीर ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया है हिज्ब उल तहरीर को। जो वर्ल्ड बैंक है इसने स्पेशल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड किसको बनाया है? यूक्रेन की सहायता करने के लिए। तो यूक्रेन की सहायता के लिए बनाया है और किसी देश की सहायता के लिए नहीं बनाया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रतन टाटा का ये पॉइंट आता है, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो रतन टाटा है 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया। ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, आप सबको पता है। ये देख लीजिए, 2000 में इनको पद्म भूषण मिला, 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला, 2023 में इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड मिला, ठीक है। 1991 में इन्होंने टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप को संभाला था, JRD टाटा को सक्सीड किया, ठीक है। बाकी जो इनके और सारे पॉइंट्स हैं वो उससे कुछ ऐसा प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना कम है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स है वो हमने यहाँ देख लिए। देन यूरोपा क्लिपर मिशन है, नासा का मिशन है। ये जो जुपिटर का मून है यूरोपा, इसमें एलियन लाइफ के बारे में पता लगाया, ठीक है। नेशनल स्पेस कमीशन ने अप्रूव कर दिया है भारत का 5वां ल्यूनर मिशन, जिसका नाम क्या है? ल्यूपेक्स। और ये 5वां ल्यूनर मिशन जो है ये भारत अकेला नहीं करेगा, जापान के साथ करेगा, ठीक है। ये क्या करेंगे? जाकर एक्सप्लोर करेंगे मून की रिसोर्सेज और स्पेशली जो साउथ पोल ऑफ द मून है उसमें, ठीक है। देखो अब ये 5वां कैसे है? 5वां ऐसे है कि चंद्रयान 1, 2, 3 तो हो चुके हैं और चंद्रयान 4 भी को भी अप्रूवल दिया जा चुका है, ठीक है। तो ल्यूनर कोई भी चीज है तो ल्यूनर मतलब होता है मून से संबंध। तो ये हमारा भारत का ल्यूपेक्स 5वां मिशन है इस तरीके से, ठीक है। फिर इसरो ने क्या किया है? इसरो का PSLV C-37 अपर स्टेज री एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर आपको याद हो तो फरवरी 2017 में, अगर नहीं भी याद हो तब भी फरवरी 2017 में क्या हुआ था? इसरो ने भेजे थे 104 सैटेलाइट्स एक साथ। सो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया था। तो PSLV C-37 से ही भेजे थे। तो उसमें का ये जो PSLV C-37 है ये भारत में वापस री एंटर कर गया, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा पॉइंट देखने वाला है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एक मिडोरी प्राइज। मिडोरी प्राइज बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। वेरो वेरोनोवा और येसाबेल ऑगस्टीना कैल्डेरॉन, कैर्लोस, इतना लंबा नाम नहीं देखना है, इन लोगों को ये प्राइज मिला है। वेरोनोवा जो है ये कजाकिस्तान की है और ये येसाबेल जो है ये पेरू की है। दोनों लोगों को अपने अपने देशों में सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए अवार्ड दिया गया है। तो मिडोरी प्राइज किससे संबंधित है? बायोडाइवर्सिटी से। वेरो और येसाबेल को मिला है, ठीक है। फिर आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला किसको है? ये तो सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन ही केवल नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा सा वो घुमाकर आपसे पूछेगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड इससे पहले किसको मिला है, ठीक है। तो इसके साथ साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडियन सिनेमा का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन ये कौन से नंबर का अवार्ड है? ये है हमारा 54वां, ठीक है। ये 54th यहाँ पर नहीं लिखा है, ये 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ठीक है। दादा साहेब अवार्ड कौन, मतलब इस ये 54वें व्यक्ति हैं जिनको ये मिला है, राइट।
तो मिथुन चक्रवर्ती की मूवी से पूछे जाने की संभावना कम है। सबसे पहला फर्स्ट रेसिपिएंट जो इसकी थी इस अवार्ड की, दादा साहेब फाल्के की, वो थी देविका रानी। ठीक है, वो कौन थी? देविका रानी। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर हम लिस्ट देखें, देविका रानी को तो 1969 में मिला था। उसके बाद ज्यादा हमें नहीं देखना है, सबको नहीं याद करना है। इससे पहले का थोड़ा सा मैच करने के लिए दे सकते हैं कि लास्ट के 2-3 दे दिए और फिर वो मैच करो। ठीक है, क्योंकि जो चीजें बहुत कॉमन होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनको डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाता, उसमें कुछ घुमा कर टफ कर देने की कोशिश करते हैं। राइट, तो ये इनको बेसिकली 2020 का 2022 का मिला है। ठीक है, 2022 का है, यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है। ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। इससे पहले 2021 का मिला था वहीदा रहमान को। ठीक है, वहीदा रहमान जो हीरोइन है उनको। ठीक है, उससे पहले मिला था 2020 का आशा पारेख को। ठीक है, तो ये 3 लोगों को याद रख लो। आशा पारेख, उस पहला तो देविका रानी हो गई, फिर आशा पारेख हो गई 2020 वाली, फिर कौन हो गई? वहीदा रहमान हो गई 2021 वाली, और फिर ये हो गए मिथुन चक्रवर्ती 2022 वाले। इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, और इसको जो नेशनल अवार्ड्स के दौरान इसको अनाउंस किया जाता है। तो मिथुन चक्रवर्ती बेसिकली बंगाली फिल्म से भी रिलेटेड है, सिर्फ हिंदी सिनेमा से नहीं, इन्होंने बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। तो ये पॉइंट हमारे लिए देखने वाला है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर, एक चीज यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये फॉर्मर राज्यसभा के एमपी भी रहे। ठीक है, और 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के समय पर इनको प्रेजेंट किया जाएगा। अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाता है। ये हमने देख लिया। यहाँ पर 54वां प्राइज था, ये जरूर देखिएगा 2022 का। फिर आता है एक 44वां कोडेक्स कमिटी मीटिंग ऑन न्यूट्रिशन एंड स्पेशल डाइट्स। तो ये कोडेक्स कमिटी मीटिंग ऑन न्यूट्रिशन एंड स्पेशल डाइट्स कहाँ पर हुई? ड्रेसडेन जर्मनी में हुई। ठीक है, तो डाइट से संबंधित मीटिंग ड्रेसडेन जर्मनी में हुई। ड्रेस पहनकर जर्मनी में मीटिंग करने इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2025, ये क्या है? अभी तक क्या होता था, एक प्लेटफॉर्म मोदी जी ने लॉन्च किया था 2015 में कि जो भी पेंशनर्स हैं, जो भी रिटायर्ड होने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो अपना अनुभव लिखें। ठीक है, उसमें बताएं, इस पोर्टल में जाकर अपना प्लेटफॉर्म पे अनुभव दें, यानी कि एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। तो लोग इतना लिखते नहीं होंगे, इतना अनुभव लिखकर होगा क्या? तो अब फिर मोदी जी ने क्या किया, अब एक नेशनल अनुभव अवार्ड्स लॉन्च कर दिए। तो जब नेशनल अवार्ड मिलेगा किसी चीज पर, तो लोग अपना ज्यादा से ज्यादा अनुभव शेयर करेंगे कि उनके लिखने पर उनको शायद अवार्ड मिल जाए। तो बस ये यही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है रिटायर्ड, वो लिख सकते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोड, अब ये नेशनल एग्रीकल्चर कोड क्या है, ये थोड़ा सा हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। इसको प्रिपेयर किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। इसके माध्यम से कुल मिलाकर एक ऐसा कोड लाया जाएगा जिसमें स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए पूरा फ्रेमवर्क। जो भी एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क दे दिया जाए। ठीक है, कि कब जो एग्रीकल्चर साइकिल है पूरी, कब चीजों को सो किया जाएगा, कब कैसे उसको फिर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो इनसे संबंधित एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोड, जो बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार पहले भी किया जा चुका है। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में तैयार किया गया था, और नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2023 में तैयार किया गया था। 2 अम्ब्रेला स्कीम्स एग्रीकल्चर की सरकार के द्वारा लाया गया है। 2 अम्ब्रेला मतलब इन स्कीम के अंतर्गत बाकी सारी स्कीम्स इसके अंतर्गत आ जाएंगी। एक इस स्कीम के अंतर्गत, बाकी इससे संबंधित जितनी छोटी छोटी जितनी भी स्कीम्स है इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो अम्ब्रेला बड़ा सा एक स्कीम हो गई, जिसके अंतर्गत जिसने सारी छोटी छोटी स्कीम्स को अपने अंदर कर लिया। एक है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये बेसिकली कृषि विकास योजना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा। कृषोन्नति योजना, ये फूड सिक्योरिटी को अचीव करने में हेल्प करेगा। फिर ताइवान ने क्या किया है, ग्लोबल इलीट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स को। ताइवान ने ये काम किया है। ठीक है, उसके बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सप्ताह जो है, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, ये अक्टूबर 2 से 8 के बीच में। इसकी थीम क्या थी? सेफ गार्डिंग और नेचुरल हेरिटेज। 1957 से इसको पहली बार मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद ये आता है वीटेक्स। वीटेक्स का फुल फॉर्म है वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन। तो दुबई में एग्जीबिशन आयोजित किया गया था बस। ठीक है, भारत जिन क्या है, ये एक जेनरेटिव एआई है जो डिफरेंट टेक्स्ट, इमेजेस और साउंड तक
इवन साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है, एक टाइप ऑफ एआई है। भारत में एक क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है। क्रूज भारत मिशन करेगा क्या? ये बूस्ट करेगा टूरिज्म को। इनॉग्रेट किसने किया है? जो हमारे मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। मुंबई पोर्ट में एम्प्रेस क्रूज शिप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 3 फेजेस में चलेगा, 24-25, 25 से 27, 27 से 29। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया और ये कौन सा क्रूज शिप था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिलहाल यहाँ पर। बस एक बार ऊपर से रिवाइज कर लें। तो ये हमने देखा 19वां ईस्ट एशिया समिट कहाँ हुआ? लाओस में मोदी जी गए थे। डब्ल्यूएचओ ने ट्रकोमा फ्री घोषित कर दिया है। साउथ ईस्ट एशिया में भारत तीसरा है, नेपाल और म्यांमार पहले हो चुके हैं। डब्ल्यूएचओ का 77वां साउथ ईस्ट एशिया सेशन का चेयरमैन कौन बना है? जेपी नड्डा। डब्ल्यूएचओ ने एलएनटी एमपीवी एमपीएक्सवी ऐसे एक ये नया टेस्ट अप्रूव किया है मंकी पॉक्स के लिए, जिसको अब एमपॉक्स कहा जाता है। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर कर दिया है हिज्ब उल तहरीर को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने हेल्प करने के लिए एक फंड बनाया है, स्पेशल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड यूक्रेन के लिए। रतन टाटा 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण, 2023 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और 91 में इनको बेसिकली इन्होंने सक्सीड किया था। नासा का है यूरोपा क्लिपर मिशन। स्पेस मिशन, नेशनल स्पेस कमीशन ने 5वां ल्यूनर मिशन भारत का घोषित कर दिया है और ये ल्यूपेक्स जापान के साथ करेगा भारत। फिर ये C-37 PSLV C-37 वापस आ गया है, री एंटर कर गया है ऑर्बिट में। मिडोरी प्राइज जो दिया है बायोडाइवर्सिटी का वेरो और येसाबेल को दिया है। वेरो कजाकिस्तान की है, येसाबेल पेरू की है। 54वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, जो एक एमपी भी रहे हैं। कोडेक्स कमेटी की मीटिंग ऑन न्यूट्रिशन एंड स्पेशल डाइट्स के लिए ड्रेस पहनकर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। नेशनल अनुभव प्राइज जो है 2025 से मिलेंगे। मोदी जी ने 2015 में अनुभव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। एग्रीकल्चर कोड बेसिकली स्टैंडर्डाइज करेगा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से संबंधित फ्रेमवर्क को बीआईएस के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। देन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित और कृषोन्नति फूड सिक्योरिटी को अचीव करने से संबंधित। ताइवान ने क्या किया? ग्लोबल इलीट कार्ड, जिससे अट्रैक्ट करेगा स्किल्ड प्रोफेशनल्स को। उसके बाद राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर सेफ गार्डिंग और नेचुरल हेरिटेज 1957 में शुरू हुआ था। ये वेटेक्स कहाँ हुआ? ये हुआ दुबई में। भारत जेन एक नया प्रोजेक्ट है जनरेटिव एआई का। क्रूज भारत मिशन टूरिज्म को प्रमोट करेगा। मुंबई पोर्ट से एम्प्रेस क्रूज शिप के द्वारा इसको शुरू किया गया। फिर आता है संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो संगीत कला विभूषण एक हमने आईसीसी देखा था, केमिकल वाला देखा था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसमें मैंने कहा था इनका केमिकल का दीपक जलता रहे, ठीक है। संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? संगीत कला से है सेशम पत्ती। तो संगीत कला का सेशम पत्ती SS से नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट सा, तो ये टिक हो जाएगा। बुक्स देख लें, एक किताब है वॉर, ये है बॉब वुडवर्ड की, और खाकी में स्थित प्रज्ञ एक आईपीएस ऑफिसर के एक्सपीरियंसेस से संबंधित है, अनिल रतौरी, ठीक है। तो अपनी ये किताब हो गई। फिर ये रतौरी में ऐसे याद रखो, ये बहुत बतौड़ी है, बातें करने वाले अपनी एक्सपीरियंस तभी शेयर करते हैं, ठीक है। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ब्रायन लारा और पॉल वॉकर, ठीक है। उसके बाद हमसफर पॉलिसी लॉन्च की गई है। ये बेसिकली नेशनल हाईवेज में ट्रैवल कंफर्ट को बढ़ाने के लिए है, तो हमसफर सफर से संबंधित है। पीएम ई ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन एंड व्हीकल एनहांसमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की है। 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। देन जल ही अमृत स्कीम जो है, ये अमृत योजना जो है, अमृत 2.0 का सब पार्ट है। ये बेसिकली करेगा क्या? वेस्ट वाटर प्लांट जो है उनको क्लीन वाटर क्रेडिट्स देगा। जब उसमें उस दिशा में काम करेंगे तो ये क्रेडिट्स देने का काम करेगा। उसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है। इस दिन एक पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, तो आप मित्र के साथ जाइए पर्यटन करने या दीदी के साथ, इन दोनों का शुरू किया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे में। फिर एक कालवरी, ये कालवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्रा को आईएनएस सातवाहन में शामिल किया गया, ठीक है। तो कालवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्रा को आईएनएस सातवाहन में, विनेत्रा को सातवाहन, सातवाहन वो वाले जो एक डायनेस्टी भी थी, गौतमी पुत्र सातकर्णी वाली, ठीक है। फिर आर्मी ने लॉन्च किया पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस अग्निस्त्र, ठीक है। थोड़े से नाम बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन जब 2-3 बार रिवाइज करोगे तो वहां पर टिक हो जाएगा, और हमको वहां पर टिक ही करना है। एक चीज अच्छी है, आपको लिखना नहीं है वहां पर। इंडिया का पहला इंडिजिनस कॉम्बैट
यूएवी जो है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, ये क्या है FWD-200B लॉन्च किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने एक शो रखा तमिलनाडु में, इसकी थीम क्या थी? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ठीक है, तो एक बस ध्यान रखना, एक बार देख लोगे तो ये याद रहेगी थीम। फिर आता है एक नया मिसाइल टेस्ट रेंज भारत ने कहा है हम बनाएंगे। ये बनाएंगे कहाँ? नगाया लंका, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। नगाया लंका, नगाया लंका कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में जगह है, आंध्र प्रदेश में, वहां बनाएंगे। फिर प्रवासी परिचय 2024 रियाद, सऊदी अरेबिया में। प्रवासी परिचय 2024 कहां पर हो रहा है? रियाद, सऊदी अरेबिया में इसको किया गया। एशिया क्लीन एनर्जी समिट, ये सिंगापुर में हुई। एशिया क्लीन एनर्जी समिट सिंगापुर में। अब ये जो पॉइंट लिखा है ये थोड़ा सा रेड कलर के चक्कर में दिख नहीं रहा है, ये मेक्सिको लिखा है। मेक्सिको क्या करेगा, ये पॉइंट सुन लीजिए, मेक्सिको करेगा क्या? इसने बेसिकली अलाउ किया है कि जो वहां के जजेस हैं, पहला देश बन गया है दुनिया का जो सारे लेवल पर जजेस को के लिए इलेक्शन करवाएगा। तो ये बड़ी ही विचित्र सी बात है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मेक्सिको ने कुछ मैक्सिमम करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए कि वहां के जितने भी जजेस हैं सबको हम क्या करवाएंगे? सबके इलेक्शन करवाएंगे। अलाउज वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स, पहला देश बन गया है। ठीक है, कि मैक्सिमम जजेस का वहां पर इलेक्शन कराएगा। मैक्सिमम नहीं है, सारे लेवल्स पर है, लेकिन मेक्सिको से ऐसे बता दिया लर्न करने के लिए। फिर एक पॉइंट आता है हरिकेन मिल्टन, ये लिखा है फ्लोरिडा में आया। एक हमने पहले कहाँ देखा था? एक आया साइक्लोन दाना, जो नाम कतर ने दिया, ये कहाँ आया था? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, एक मिल्टन कहाँ आया? MILTON। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, अंडरस्टैंड, फोटो खींचने में प्रॉब्लम हो गई, स्कैन करने में, लेकिन पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ज्यादा चुने नहीं गए। एक लुओंग कुओंग है वियतनाम के, लुओंग कुओंग प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? वियतनाम के। फिर मिशेल बर्नियर कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? फ्रांस के। उसके बाद जो हमारी राष्ट्रपति हैं, इनको एक ऑनरी पॉलिटिकल साइंस में एक ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। अल्जीरिया गई थी ये, तो वहां का एक सीदी अब्देला कर यूनिवर्सिटी है, वहां पर पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट दिया गया हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये एक फर्जी पॉइंट है, इसको हटा भी सकते हैं। चाइना ने गाइडलाइंस दी हैं ओबेसिटी क्राइसिस से डील करने के लिए। फिर आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट, 16th ब्रिक्स समिट। ठीक है, ये जो 16th ब्रिक्स समिट है, ये अभी हमने देखा था कि मोदी जी ने ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये हुई कहां पर? ये हुई हमारी कजान में। और कजान कहाँ है? कजान है रशिया में। ठीक है, कजान कहाँ है? रशिया में है। और ये 16वीं ब्रिक्स समिट थी। ठीक है, कौन सी समिट थी? 16वीं ब्रिक्स समिट थी। इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, तो बेसिकली थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई, और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप विश्वास रखिए आप उन पढ़ाकू लोगों में हैं जिनका प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो ब्रिक्स को अगर हम देखें, तो ब्रिक्स सबसे पहले 2001 में, थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं। 2001 में एक व्यक्ति थे, जिम ओनील। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो ब्रिक कंट्रीज हैं, ब्रिक की बात की थी इन्होंने, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, तो ये ब्रिक की बात करी थी। इन्होंने कहा था कि भाई ये जो कंट्रीज हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका होगा आने वाले समय में। इनको लगा कि ये कंट्रीज कुछ बड़ा कर लेंगी, ठीक है, इकोनॉमिकली। तो ये बात 2001 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिक शब्द दिया था इन्होंने। और ये बात कही थी गोल्डमैन स्टाशे कर एक वो है, उसके ये वो थे हेड। ठीक है, नेम था जिमोनील। ठीक है, ये बात कही इन्होंने। तो फिर ये जब आइडिया आया, उसके बाद हुआ क्या? 2006 में, 2006 में ये जो ब्रिक कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये कंट्रीज मिली आपस में। इनके फॉरेन मिनिस्टर्स 2006 में मिलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये पहली इन लोगों की मीटिंग कही जा सकती है। एक फुल स्केल जो डिप्लोमेटिक मीटिंग थी वो 2009 में हुई, इसीलिए ब्रिक की फॉर्मेशन हम देखते हैं ये 2009 में देखते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? 2009 के बाद आगे चलकर इसमें एस जुड़ जाता है, यानी कि साउथ अफ्रीका जो है वो इसका मेंबर बन जाएगी। तो साउथ अफ्रीका मेंबर बनेगा हमारा 2010 में। तो इसका 2010 में नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका के मेंबर बनने के बाद फिर इसमें निरंतर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सदस्य ऐड होता जा रहा है। ये ब्रिक्स के बाद फिलहाल इसमें कितने सदस्य हैं?
इसमें हो गए हैं 9 सदस्य। जनवरी 2024 में इसमें नए 4 सदस्य जुड़े। वो कौन कौन थे? ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। ठीक है, ये 4 लोग इसमें जुड़ गए हैं। तो ये हो गया है अब ब्रिक्स के सारे सदस्य, ब्रिक्स प्लस, और इसमें ये 4 सदस्य जुड़कर 9 हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। एससीओ में भी हमने देखा था कि ईरान 2021 में जुड़ा था। ठीक है, तो एससीओ ब्रिक्स एक चार्ट बना लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वाली समिट में। ये जो हमारी समिट हुई, ये कजान में हुई। कौन से नंबर की समिट थी? 16वीं समिट थी। ठीक है, और इसमें कौन गया था? इसमें गए थे मोदी जी। आपको कहीं कहीं पर सऊदी अरेबिया का भी मेंशन मिलेगा। सऊदी अरेबिया को फॉर्मली अभी नहीं ज्वाइन किया है सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखिएगा पॉइंट। इस समय पर क्या हुआ, जब कजान में गए मोदी जी तो वहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट भी आए थे। तो ऐसा कहा जा रहा था शायद इन लोगों की कुछ बायलैटरल टॉक्स हो जाए। और कुल मिलाकर इसी ब्रिक्स समिट से हुआ क्या, एक जो चाइना और भारत का काफी लंबे समय से बवाल चल रहा है देपसांग प्लेन्स का, जो देपसांग प्लेन्स हैं उनका, और जो चार दिन नुल्ला कर जगह, चार दिन नुल्ला, उन दोनों का जो विवाद था वो उसमें थोड़ा सा अग्रीमेंट हुआ। और फाइनली दोनों नेशंस जो है उन्होंने मान लिया था कि हम वहीं पर पेट्रोलिंग करेंगे जहां पर पहले करते थे। ठीक है, तो ये जो विवाद था उसके निपटाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही। देन इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा हमारा बचा है, लास्ट सेशन है पूरा, लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, स्पोर्ट्स वाला। क्रिकेट से संबंधित हुआ क्या कि महिला विमेन T20 वर्ल्ड कप जो है, ये इसका फाइनल दुबई में हुआ। 10 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जीता कौन? न्यूजीलैंड। तो जो महिला का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, इसमें नई जनरेशन की न्यूजीलैंड की टीम जीती। कैप्टन इसकी थी सोफी डिवाइन। ठीक है, तो सोफी डिवाइन, तो ये डिवाइनली बात थी केवल कि नई जनरेशन की महिलाएं जीती। ठीक है, दूसरा कौन था? साउथ अफ्रीका। उसके बाद एक ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है 2023 से 25 तक। पता नहीं इसमें कितने मैचेस और क्या क्या होगा, वो सब हमें देखना नहीं। इसका फाइनल होगा एंड में जाकर लॉर्ड्स में, लंदन में। ठीक है, दूसरी भारतीय महिला जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है वो बनी है नीतू डेविड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रैंडम और एकदम से ऐसी चीजें होती है जो हम जनरल करंट अफेयर्स में नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए इसको देख लीजिएगा। जिम्बाब्वे ने हाईएस्ट T20 स्कोर किया है गाम्बिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा T20 में स्कोर किसने किया है? जिम्बाब्वे ने, गाम्बिया के अगेंस्ट। फिर शूटिंग में क्या हुआ, 2 वर्ल्ड कप होंगे 2025 में। एक शूटिंग का होगा आईएसएसएफ शूटिंग जूनियर, ये जूनियर वर्ल्ड कप लिखा है, ये भारत में होगा। और खो खो, खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये भी भारत में होगा। तो पहला इस तरह का वर्ल्ड कप खो खो का पहला ही होगा, मतलब अपने आप में पहला वर्ल्ड कप होगा ये। और इसमें 16 महिला टीम, 16 पुरुष टीम होंगी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन मिलकर इसको आयोजित करवाएंगे। तो 2 चीजें, एक भारत शूट करेगा शूटिंग में, और दूसरा खो खो। ठीक है, दोनों का भारत में आयोजन होगा। टेनिस में बात आती है राफेल नडाल की। राफेल नडाल जो है ये हो गए हैं रिटायर। ठीक है, और ये कौन से देश के थे? ये रहे हैं स्पेनिश। ठीक है, ये स्पेनिश थे और ये रिटायर हो गए हैं। डेविस, बेसिकली ये डेविस कप अभी नवंबर में होगा, उसको खेलने के बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। 22 ग्रैंड स्लैम्स इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो इन जो लोग रिटायर हुए हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ये हमने इनके बारे में देख लिया। साथ में इसमें कितने इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो याद रखिएगा। इसमें इन्होंने 14 फ्रेंच ओपन जीते हैं। ठीक है, फ्रेंच ओपन इसमें 22 में 14 इनके फ्रेंच ओपन टाइटल्स हैं। ठीक है, इन्होंने 2005 से खेलना शुरू किया था, और 2005 से 24 तक का इनका पीरियड रहा। बाकी स्पेनिश है, ये जरूरी है पॉइंट। ठीक है, देन अगला पॉइंट आ जाता है साफ विमेन्स चैंपियनशिप, फुटबॉल से संबंधित है। ये काठमांडू में होगी, फुटबॉल की चैंपियनशिप काठमांडू में होगी। इंडियन फुटबॉलर, सॉरी हो चुकी है। इसमें जो इंडियन फुटबॉलर हैं बाला देवी मणिपुर की, ये पहली महिला विमेन बनी है जिन्होंने 50 गोल्स स्कोर किए हैं पाकिस्तान के। तो फुटबॉल से संबंधित ये जो विमेन्स चैंपियनशिप थी, इसमें बाला देवी ने क्या किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट 50 गोल मार दिए। ठीक है, उसके बाद आता है एक आर्चरी वर्ल्ड कप। ये आर्चरी वर्ल्ड कप मेक्सिको में हुआ। मेक्सिको वही है जिसने क्या किया है अभी, अपने यहाँ के जो जजेस हैं उनको ये इलेक्ट करेंगे हर लेवल पर। ठीक है, पहला देश बन गया। 18वां आर्चरी वर्ल्ड कप जो है, इसमें ली जियामिन चाइना की पहली आई है और दीपिका कुमारी भारत की दूसरी है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी स्पोर्ट्स से जुड़े होंगे तो दीपिका कुमारी का नाम आपने सुना होगा। तो इसमें इसको इनको दूसरा
प्राइज मिला है। देखिए, तो दूसरा अगर सिल्वर पूछ लिया जाए आपसे तो आप समझ जाएंगे ना कि दीपिका कुमारी सेकंड लिखा है तो इसका मतलब सिल्वर इनको मिला होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से गोल्ड और सिल्वर में कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार बस हम लास्ट रिवाइज करेंगे और उसके बाद हमारा ये सेशन हो गया कंप्लीट। देखिए, तो ये संगीत कला सेशम पत्ती को मिला है। वॉर किसकी किताब है? वुडवर्ड की किताब है। खाकी में पूरा रतौरी बतौरी बात बता रहे हैं, लारा, ब्रायन लारा और पॉल वॉकर की है। हम सफर किसके लिए है? हाईवेज में कंफर्ट से संबंधित। पीएम ई ड्राइव, ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन एंड व्हीकल एनहांसमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। 24 से 26 तक के लिए इसको लॉन्च किया है। जल ही अमृत स्कीम अमृत 2.0 के अंदर है। वेस्ट वाटर प्लांट जो है इनको क्लीन वाटर क्रेडिट्स दिए जाएंगे। वर्ल्ड टूरिज्म है, किसके साथ पर्यटन पे जाना है? मित्र और दीदी के साथ। कलावरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्र आईएनएस सातवाहन में शामिल किया गया। आर्मी ने क्या लॉन्च किया है? पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस अग्निस्त्र। इंडिया का पहला इंडिजिनस कॉम्बैट यूएवी क्या है? FWD-200B। आईएएफ का शो कहाँ रहा? तमिलनाडु में, ये भारतीय वायुसेना। फिर एक मिसाइल टेस्ट रेंज कहाँ पर बनाएंगे? नगय लंका, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। प्रवासी परिचय रियाद, सऊदी अरेबिया में हुआ। एशिया क्लीन एनर्जी सिंगापुर में। मेक्सिको का ये जजेस वाला पॉइंट है जो मैंने पहले बता दिया था। हरिकेन मिल्टन फ्लोरिडा में आया था। देन प्रेसिडेंट लुआंग कुओंग, ये वियतनाम के हैं। लुओंग कुओंग कहाँ के हैं? वियतनाम के। मिशेल बार्नियर फ्रांस फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। द्रौपदी मुर्मू जी को क्या मिला है? ऑनरी डॉक्टरेट पॉलिटिकल साइंस में। सिद्दी अब्दुल्ला अल्जीरिया में। ये तो पॉइंट इरेलीवेंट हो गया। कजान 16th ब्रिक्स समिट हमने काफी डिस्कस कर लिया है। देन उसके बाद क्रिकेट में क्या हुआ? वर्ल्ड कप T20 का जो महिलाओं का हुआ दुबई में हुआ और उसमें न्यू महिलाएं जीती। सोफी डिवाइनली बात थी, तो ये हो गया। साउथ अफ्रीका सेकंड रहा, 10 टीमें थी। फिर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है ये फाइनल, 9 टीम्स हैं इसमें। लॉर्ड्स लंदन में होगा। सेकंड इंडियन वुमेन जो इंडक्ट हुई है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वो नीतू डेविड है, जिम्बाब्वे ने। गाम्बिया के अगेंस्ट सबसे ज्यादा स्कोर बनाया T20 में। शूटिंग और खो खो दोनों कहाँ होंगे? भारत में 2025 में। ये अपनी तरह का पहला होगा। ये शूटिंग जूनियर का है। उसके बाद राफेल नडाल रिटायर हो गए हैं और ये स्पेन के थे। 22 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं जिसमें 14 फ्रेंच स्लैम्स थे, ग्रैंड स्लैम्स थे इनके। फिर आता है फुटबॉल के लिए, काठमांडू नेपाल में हुआ और बाला देवी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 50 गोल मार दिए। आर्चरी में दूसरी कौन रही? दीपिका कुमारी। मेक्सिको में हुआ। लिया जियामन चाइना की रही प्रथम। आई होप आपको चीजें लर्न हो गई होंगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी चीज इन केस यहाँ पर मिस हो जाती है या जो भी रेलेवेंट चीजें होंगी वो मैं वहां पर बताती रहूंगी। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।